नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट है वो प्रोनाउंस की थी, जो कि 19 दिसंबर 2024 की ये जजमेंट है और ये ट्रांसफर पिटीशन सिविल नंबर 278 ऑफ 2023 है, जिसमें ये पिटिशनर जो है वो वाइफ है और रिस्पोंडेंट जो है वो हस्बैंड है। और ये दोनों जो पिटिशनर जो रिस्पोंडेंट की ये सेकंड मैरिज थी और जो सेकंड मैरिज जो है वो 6 मंथ्स तक ही वो आपस में रहे थे, मीन्स स्टे किया था इन्होंने, और 6 मंथ्स में भी कुछ मंथ्स थे वो साथ स्टे किया था, लेकिन डिस्प्यूट्स थे विद इन द 1 ईयर के बाद ही स्टार्ट हो गए थे। और रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने जो 3 डाइवोर्स के केसेस थे वो फाइल किए थे। और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि एक इरिवर्टेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, इन कंडीशंस में दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती। तो एक रिस्पोंडेंट ने एक एप्लीकेशन भी मूव की थी, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन थी जो मूव की थी, और जो कि अंडर आर्टिकल 142 के अंदर संविधान का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कि इरिवर्टेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड्स पे डिवोर्स है वो ग्रांट कर दिया जाए। और इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो पिटिशनर वाइफ है उन्होंने जो 498 के और रिलेटेड जो कई प्रोविजंस हैं वो भी रिस्पोंडेंट हस्बैंड के अगेंस्ट में लगा दिए थे। और रिस्पोंडेंट हस्बैंड जो है वो यूएसए में उनका बिजनेस था और इनको एलओसी जो है लुकआउट सर्कुलर था वो इशू हुआ था और इनको डिटेन कर लिया था 1 मंथ के लिए, और मीन्स इनको जो इनको हिरासत में रखा गया था मीन्स 1 मंथ के लिए। और जो इसके बाद जो है कई केसेस थे वो रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने भी लगाए थे और एलिमोनी का भी इशू है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और यहाँ पर रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने 20 से 40 लाख तक की पेशकश की थी एक एज ए परमानेंट एलिमोनी के तौर पे। और लेकिन यहाँ पर वाइफ ने क्लेम किया था कि उनको फर्स्ट मैरिज में 500 करोड़ के आसपास जो है अमाउंट है वो दिया था फर्स्ट वाइफ को, तो सेम अमाउंट उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 12 करोड़ की जो एलिमोनी है वो अवार्ड की थी। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या थी ये जजमेंट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। और ये देखिए पिटिशनर वर्सेस और रिस्पोंडेंट का केस, और ये ट्रांसफर एप्लीकेशन थी जो कि फाइल की गई थी। वो फाइल की थी वाइफ ने जो है वो फाइल की थी अंडर सेक्शन 25 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर यहाँ पर फाइल की गई थी। और इनकी जो प्रेयर थी, ट्रांसफर पिटीशन थी, वो डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, क्योंकि अगर 2 स्टेट्स का मैटर हो तो यहाँ पर इन्होंने प्रेयर मांगी थी कि एक डाइवोर्स का जो केस है जो फाइल किया गया है जो कि पेंडिंग है फैमिली कोर्ट भोपाल में, उसे ट्रांसफर कर दिया जाए डिस्ट्रिक्ट पूना में। उन्होंने यहाँ पर प्रेयर मांगी थी। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर एक एप्लीकेशन टीसी जो कहते हैं ट्रांसफर केस तो फाइल किया था। अब कंसिडरेशन जो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आया था कि ये नहीं था कि यहाँ पिटिशनर को यहाँ पर रिलीफ दे दी जाए, लेकिन ये भी देखना था कि जो एप्लीकेशन जो फाइल की थी रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने वो फाइल की थी एक जो आर्टिकल 142 सब पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन इसी में फाइल की थी कि उनको डिग्री ऑफ डाइवोर्स है वो ग्रांट कर दिया जाए, क्योंकि इरिवर्टेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो चुकी है। तो कोर्ट ने कहा अगर ये एप्लीकेशन मेंटेनेबल है कि नहीं, अगर अवेलेबल मींस मेंटेनेबल है तो किस टर्म्स में मेंटेनेबल है। तो ये फैक्चुअल बैकग्राउंड यहाँ पर डिस्कस किया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि जो पिटिशनर और रिस्पोंडेंट हस्बैंड की जो मैरिज है वो 31 जुलाई 2021 को हुई थी, पूना में हुई थी, और ये सेकंड मैरिज थी दोनों पार्टीज की। तो मींस ये दोनों मैरिज जो पार्टीज हैं उनकी सेकंड मैरिज थी। और जो रिस्पोंडेंट ने एक डिग्री ऑफ डाइवोर्स ले लिया था अपनी फर्स्ट वाइफ से 2020 में। और यहाँ पर वो जो पहली मैरिज थी वो ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स मींस 20 सालों के आसपास की जो टाइम बताया गया वो तक रही थी। और 2 चिल्ड्रन भी फर्स्ट मैरिज से मींस हुए थे। और जो रिस्पोंडेंट है वो सिटीजन है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीजन है। उनका बिजनेस था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी सर्विसेज यूएसए में। और जबकि पिटिशनर एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं और डिग्री थी इनकी फाइनेंस की, और इन्होंने नेचुरोपैथी और योगा साइंसेज का भी कोर्स किया था। और
मैट्रिमोनियल पोर्टल से इन्होंने इनकी जो मैरिज हुई थी मई 2020 में, और कुछ मंथ्स के बाद उन्होंने मैरिज की थी। पिटिशनर और रिस्पोंडेंट ने एक मैरिटल डिस्कॉर्ड हुआ फिर उनका, और इशू ये था कि रिस्पोंडेंट ने कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट थी उनकी बच्चों के साथ, अपनी एक्स वाइफ के साथ और एलिंग फादर के साथ। तो ये एक ग्राउंड से यहाँ पर बताए हैं, और तो इसलिए उन्होंने एक आइडिया बनाया कि म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले लिया, लेकिन जो कि एक्सेप्ट नहीं किया गया पिटिशनर द्वारा, बल्कि रिस्पोंडेंट ने फिर कंप्लेंट भी पुलिस स्टेशन में फाइल की थी, और कंप्लेंट और फिर उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट में एक कंप्लेंट दी थी सेक्शन 200 सीआरपीसी के अंदर, मींस प्राइवेट कंप्लेंट होती है, वो फाइल की थी कि एक कांस्टेंट फाइट्स हुई हैं दोनों के बीच में, और पिटिशनर जो है वो रिस्पोंडेंट को एक प्रकार की मेंटल क्रूरल्टी कर रही हैं और उनको धमकी दे रही हैं कि डायर कॉन्सिक्वेंसेज है कि वो अपनी जो है लाइफ से रिलेटेड और कुछ फाइल्स का क्रिमिनल केसेस भी हैं वो रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में फाइल किए हैं, और फैमिली में कि उन्होंने कहा था कि वो फाइल कर देंगी क्रिमिनल केसेस और फैमिली के अगेंस्ट में। तो इसके बाद रिस्पोंडेंट ने एक एप्रोप्रिएट एक्शन लिया था पिटिशनर के लिए, और फिर कहा कि इन्वेस्टिगेशन की जाए इन फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसा इन टुवर्ड स्टेप जो है वो लेती हैं अगर पिटिशनर। तो उसके बाद 1 अगस्त 2022 को रिस्पोंडेंट ने मींस हस्बैंड ने एक डिवोर्स का केस था वो फाइल किया था फैमिली कोर्ट भोपाल में, सेक्शन 13 सब पार्ट 1 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, मींस क्रूरल्टी के ग्राउंड्स पे फाइल किया था हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट में, जो कि डिसमिस हो गया था, विथड्रॉन, और ऑर्डर आया था 16 अगस्त 2022 को, मींस फाइल करने के बाद विथड्रॉ कर लिया था। फिर उसके बाद सेकंड पिटीशन थी डिवोर्स की, म्यूचुअल कंसेंट के साथ वो फाइल की गई थी, और सेक्शन 13B सब पार्ट 1 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर फाइल किया गया था, और 13 अगस्त 2022 को मींस फैमिली कोर्ट भोपाल में फाइल किया था। और पिटिशनर ने अलर्ज किया था कि रिस्पोंडेंट ने, यहाँ पर पिटिशनर मींस वाइफ ने अलर्ज किया था कि रिस्पोंडेंट ने सिग्नेचर्स हैं फ्रॉडुलेंटली ले लिए हैं और सेकंड डिवोर्स पिटीशन में ले लिए हैं, और इसलिए इस पिटीशन को भी डिसमिस कर दिया गया 29 अगस्त 2022 को इस ग्राउंड पे कि जो पार्टीज हैं उन्होंने स्टैच्यूटरी मैंडेट पीरियड होता है 1 साल का, एज पर जो सेक्शन 13B सब पार्ट HMA के अंदर बताया गया, वो नहीं कंप्लीट किया था, मींस विद इन 1 ईयर ऑफ द मैरिज के बीच में ये फाइल की गई थी पिटीशन। और उसके बाद 14 सितंबर 2022 को रिस्पोंडेंट ने थर्ड डिवोर्स पिटीशन थी वो फाइल की थी, सेक्शन 13 सब पार्ट 1A ऑफ HMA क्रूरल्टी के ग्राउंड्स में बताई गई थी, और इसको कॉन्टेस्ट भी किया था पिटिशनर ने, और अब फिर उसके बाद ट्रांसफर पिटीशन थी वो फाइल कर दी थी। और उसके बाद 2 क्रिमिनल केसेस भी फाइल किए गए थे। पहला एक FIR नंबर 100 थी, वो कराई गई थी 360, 427, 452, 454, 457, वो एक रिस्पोंडेंट कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं उसके अगेंस्ट में डाली गई थी, मींस और दूसरी कंप्लेंट FIR थी वो 354, 376, 77, 420, 498, 503, 506, 509 ये, और सेक्शन 66, 67 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के था। ये रिस्पोंडेंट और रिस्पोंडेंट के फादर के अगेंस्ट में डाली गई थी, जिसमें 498 का भी केस था, और आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी ऑफ वुमेन और रेप और जो अननेचुरल ऑफेंसेस हैं और जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ये सारे चार्जेस थे वो लगाए गए थे। और सेकेंड FIR थी वो जब फाइल की थी तब फिर वो तभी फाइल की गई थी जब उनको फैमिली कोर्ट में अपेयर होना था डिवोर्स केस जो रेस्पोंडेंट हस्बैंड ने फाइल किया था। उसके बाद सेकंड FIR के बेसिस पे LOC लुकआउट नोटिस सर्कुलर था वो इशू हुआ था, और जो कि ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से हुआ था रिस्पोंडेंट और के अगेंस्ट में, और उस रिस्पोंडेंट मींस हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया था 25 दिसंबर 2022 को, जब वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में जब वो अमेरिका जा रहे थे, US से जा रहे थे, तो फिर उनको रेगुलर बेल पे छोड़ा गया, और ऑर्डर 21 जनवरी 2023 को, जिसकी वजह से 1 महीने का टाइम समय तक उनको कस्टडी में रहना पड़ा, हस्बैंड को कस्टडी में रहना पड़ा था 1 महीने। और उसके बाद चेन ऑफ लिटिगेशंस थी वो इस कोर्ट्स में आई हैं, और पिटिशनर ने एक ट्रांसफर पिटीशन भी फाइल की थी और कहा कि वो ये केस जो पेंडिंग है उसको पूना में ट्रांसफर कर दिया जाए, भोपाल से पूना में ट्रांसफर कर दिया, और इंटरिम स्टे था वो ग्रांट कर दिया गया था। पेंडेंसी जब थी ट्रांसफर पिटीशन की तब हस्बैंड ने एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन थी वो फाइल की अंडर आर्टिकल 142 सब पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और प्रेयर मांगी कि मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाए क्योंकि इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो गई है। और इसके बाद जो पावर्स थी मींस जी की मींस प्रेजेंट तो फिर इसमें यहाँ पर प्रेयर मांगी थी 142(1) के अंदर कि मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाए। प्रेयर्स के जो कंटेंट्स हैं वो बताए गए हैं। उसके बाद रिस्पोंडेंट ने कहा कि एप्लीकेशन में ये बताया गया था कि रिस्पोंडेंट मींस हस्बैंड ने ये कहा था कि उनकी हर इंटेंशन थी कि एक गुड फ्यूचर पिटिशनर के साथ कटा जाए, लेकिन उनकी इलिसिट डिमांड्स थी पिटिशनर की, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों। तो उसके बाद
अनरियलिस्टिक सम्स ऑफ मनी था वो रिस्पोंडेंट से मांगने लगी कोई बिना रीजंस के। और फिर उसके बाद वो मिसबिहेव करने लग पड़ी, मींस रिस्पोंडेंट के साथ, उनकी फैमिली के साथ, उनके स्टाफ के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी। और फिर जो कि उनके फादर है 80 साल से अबव हैं, ऑक्टोजेनरियन फादर मींस 80 साल से अबव हैं, और चिल्ड्रन और फर्स्ट मैरिज जो मींस हुए थे उनके। और ये कहा कि अब ये रिस्पोंडेंट के पास एक प्रपोज्ड आइडिया था कि एमिकेबल सेटलमेंट किया जाए, सेपरेशन कर लिया जाए पेटिशनर के साथ। तो फिर अब इसके बाद फिर और हॉस्टाइल इन्वॉल्वमेंट हो गया और उसने थ्रेटन कर दिया कि इम्प्लीकेट कर देंगे रिस्पोंडेंट को, फैमिली और उनके फॉल्स क्रिमिनल केसेस पे। और उसके बाद सेपरेटली रह रहे थे फरवरी मार्च 2022 से। फिर साथ में कहा कि 8 करोड़ की उन्होंने डिमांड की कि वो डिवोर्स अगर लेना चाहते तो 8 करोड़ रुपया उन्होंने मांग की, म्यूचुअल कंसेंट से लेना चाहते हैं तो। लेकिन अब वो डिसमिस हो गई थी पिटीशन बाय ट्रायल कोर्ट में। तो फिर पिटीशनर की डिमांड 25 करोड़ की हो गई थी और कहा कि अगर साथ में थ्रेटनिंग्स भी थी क्रिमिनल कंप्लेंट्स की। उसके बाद एफआईआर फाइल करने के बाद पिटीशनर को अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट भी हो गए थे। नहीं, पिटीशनर ने एफआईआर फाइल की थी और रिस्पोंडेंट में हस्बैंड अरेस्ट हो गए थे। फिर उनके जो रिलेशंस हैं वो फ्रैक्चर्ड हो गए हैं और फिर अब बियॉन्ड रिपेयर हैं, और इसलिए ये सब इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन में ही का ही कंटेंट्स बताए हैं, इसलिए कहा कि ये अवॉर्डमेंट्स थी उनकी इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन में। अब उसका रिप्लाई भी दिया इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन में, और उसमें प्रेयर्स थी, उसमें अपोज की। और उसने कहा कि रिस्पोंडेंट खुद एक अब्यूज करते थे, नहीं रिस्पोंडेंट अब्यूज कर रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स को अंडर आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो ये अपोज किया जा रहा है उनकी एप्लीकेशन को। और कहा कि वो हमेशा उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते थे इन लॉज, और जब से मैरिज हुई है, और वो क्योंकि वो रिस्पोंडेंट एक्स वाइफ्स के प्रेशर में रहते थे और इसलिए वो डिवोर्स ले रहे हैं इस इरिवर्टेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज से। तो उन्होंने कहा कि और फिर उसके बाद फादर इन लॉ ने भी एक कंप्लेंट थी वो फाइल की थी, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, एसडीएम की कोर्ट में भोपाल में, कि पिटिशनर ने उनका मैट्रिमोनियल होम है पूना में, तो वहाँ से पिटिशनर को रिमूव कर दिया जाए। और लेकिन यहाँ पर पिटिशनर ने डिसमिसल एप्लीकेशन जो फाइल की थी इसी ग्राउंड्स पे, मींस जो ग्राउंड्स पे उस एप्लीकेशन को भी खारिज करने के लिए बोला गया था। अब 12 सितंबर 2023 को कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये जस्ट नेसेसरी है कि एप्लीकेशन जो फाइल की गई है आर्टिकल 142 के अंदर, उसको लार्ज कैनवास पे देखा जाए, इस क्वेश्चन पे नहीं देखा जाए कि क्या इरिवर्टेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज इस इंस्टेंट केस में हो चुकी है कि नहीं। तो इसलिए इस केस को डायरेक्शन दी गई और कहा कि जो केस जो पेंडिंग है फैमिली कोर्ट जो प्रिंसिपल जज डिस्ट्रिक्ट भोपाल में, उसको ट्रांसफर कर दी जाए प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट पूना में, सिर्फ इस लिमिटेड पर्पस पे कि जो क्वांटम ऑफ एलिमोनी है और मेंटेनेंस है और अदर राइट्स हैं जो कि पिटिशनर जो वाइफ है वो इंटाइटल है, अगर इन द इवेंट जो एप्लीकेशन जो रिस्पोंडेंट हस्बैंड की अगर उसको अलाउ कर दिया जाए तो इसमें क्वांटम मेंटेनेंस और अदर राइट्स क्या थे बनते हैं, इस पर ही डिसाइड करने को बोला था। और ट्रांसफरी जो कोर्ट जो पूना में थी उनको डायरेक्शन ये भी दी कि कंसीडर भी किया जाए केस का रिस्पेक्टिव पार्टीज का, और एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाए और रिपोर्ट को सबमिट किया जाए इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ दिस टू दिस कोर्ट। जो फॉर्म बताया इन द जो ऑर्डर जो है इस कोर्ट का उसकी फॉर्म में भेजी जाए कि कंसीडर की जाए, ताकि कंसीडर किया जा सके एप्लीकेशन जो रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने अंडर आर्टिकल 142(1) के अंदर संविधान के अंदर जो फाइल की थी। और इस ऑर्डर के कंप्लायंस करने के बाद दोनों पार्टीज अपेयर हुई थी ट्रांसफरी कोर्ट फैमिली कोर्ट पूना में, और वाइफ ने एक एप्लीकेशन थी वो फाइल की थी फिक्सेशन ऑफ एलिमोनी, जो कि कमेंसुरेट हो एसेट्स रिस्पोंडेंट हस्बैंड के ऑफ मंथली मेंटेनेंस भी मांगी और रेजिडेंस राइट्स भी मांगे जो मैट्रिमोनियल हाउस पूना में था। और पिटिशनर ने वहां पर अवॉइड किया, मींस वाइफ ने वहां अवॉइड किया कि रिस्पोंडेंट जिन्हें फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स किया उन्होंने 50% अपनी नेट वर्थ दिया जो कि 500 करोड़ की आती है, और साथ में इन एडिशन टू हाउस जो साथ में घर भी दिया है। तो पिटिशनर को भी सेम परमानेंट एलिमोनी सेम मैनर पर दी जाए जो कि फर्स्ट वाइफ को दी थी, जो उन रिस्पोंडेंट का स्टेटस है। अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट ने डिनाई किया कि क्लेम जो पिटिशनर वाइफ ने दिया था, जो एप्लीकेशन फिक्स फॉर एलिमोनी की फिक्स की, तो उन्होंने कहा था कि जो प्रेजेंट मैरिज जो हुई है पार्टीज को शॉर्ट ड्यूरेशन की थी, सिर्फ 3 मंथ्स तक ही रहे हैं साथ में, तो कोई मटेरियल एसेट्स क्रिएट नहीं किए गए जैसे प्रीवियस मैरिज में किए गए थे, जो क्योंकि
उनकी जो एक्स वाइफ ने कंट्रीब्यूट किया था जो उनके काफी ज्यादा एसेट्स को बिल्डअप करने के लिए, तो इसलिए वो इसलिए उन्हीं को वो जो स्टेक मिला था एसेट्स पे वो उसी हकदार थी उन एसेट्स के। और यहाँ पर कहा कि इस जो ब्रीफ मैरिज में बल्कि क्रिमिनल केसेस लगा दिए हैं और इसकी वजह से बिजनेस में काफी लॉस हुआ है। तो परमानेंट एलिमोनी जो बताई गई थी 20 से 40 लाख तक की वो ऑफर उन्होंने की थी, करेंगे वो। फैमिली कोर्ट ने डिटेल एनालिसिस किया मटेरियल रिकॉर्ड पे और रिपोर्ट थी वो सबमिट की माननीय सुप्रीम कोर्ट में। लर्नर जज फैमिली कोर्ट में ये कंक्लूड किया कि दोनों कंसिडर करने के बाद स्टेटस और स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग रिस्पोंडेंट के देखने के बाद जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वाइफ का और पेटिशनर वाइफ के पास एक खुद का घर है और उनको जो परमानेंट एलिमोनी जो है वो 2 लाख पर मंथ की दी जाए, जो कि जस्ट और रिजनेबल है, और लमसम अमाउंट जो है वो 10 करोड़ का जस्ट एंड प्रॉपर होगा। डिग्री ऑफ डिवोर्स पेटिशनर वाइफ से मांग रहे थे इस ग्राउंड्स पे कि इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन हो चुकी है मैरिज की, और अब इस फेट ऑफ इस एप्लीकेशन को डिसाइड करने से के लिए कोर्ट ने पहले ओरिजिनल जो प्रेयर थी वो कंसिडर की, जो ट्रांसफर पिटीशन जो पिटिशनर वाइफ ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी कि क्या ट्रांसफर पिटीशन को अलाउ कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब सबमिशंस जो है पार्टीज की दे सुनी गई जो ट्रांसफर पिटीशन में थी, और एप्लीकेशन जो हस्बैंड ने फाइल की थी 142 सब पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, जिसमें और फिर एप्लीकेशन फॉर फिक्सेशन ऑफ एलिमोनी और कॉरस्पॉन्डिंग रिप्लाईज भी फाइल किए गए थे प्लीडिंग्स में। और लर्नड काउंसिल जो है पिटिशनर के रिस्पोंडेंट ने अपनी डिटेल सबमिशंस दी थी एट द बार पे, और जो सबमिशंस दी आए थे लर्नड सीनियर काउंसिल की साइड से और पिटिशनर की साइड से और रिस्पोंडेंट हस्बैंड की साइड से, और उन्होंने बताया कि न्यूमरस लिटिगेशंस जो हैं वो पेंडिंग है पार्टीज की, और जिसमें क्रिमिनल कंप्लेंट्स भी पिटिशनर ने फाइल की थी, और जिसकी वजह से एक लुकआउट नोटिस LOC जो है वो इशू हुआ था रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में और रिस्पोंडेंट हस्बैंड के अगेंस्ट में, जिसकी वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया था और 1 महीने की उनकी कस्टडी में रखा गया था। तो अब यहाँ पर रिलेशनशिप्स हैं पार्टीज के वो फ्रैक्चर्ड हो चुके हैं बियॉन्ड रिपेयर, और पिटिशनर जो इस एक्सटेंट तक जा चुकी हैं कि उन्होंने फॉल्स एलिगेशंस से ना सिर्फ रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में लगाई थी, लेकिन उनके फादर और सन के अगेंस्ट में लगाई थी जो अमेरिका में रह रहे हैं, और कुछ जो एम्प्लॉयज भी हैं रिस्पोंडेंट कंपनी के जो अब प्रेजेंट डिस्प्यूट्स में है। प्रेजेंट डिस्प्यूट में जो रिस्पोंडेंट की कंपनी के एम्प्लॉय के ऊपर भी एम्प्लॉयज के अगेंस्ट भी लगाई थी। और यहाँ पर ये सबमिशन दी कि पिटिशनर ने अनवारंटेड क्रिमिनल कंप्लेंट्स और एक्शंस है और सीरियस डेंट किया है रिस्पोंडेंट की रेपुटेशन पे, जिससे उनकी पर्सनल लाइफ भी अफेक्ट हुई है और बिजनेस भी उनका अफेक्ट हुआ है। और फर्दर सबमिशन दी कि पार्टीज अगर सिर्फ 3 महीने तक ही वो साथ रहे थे और पिटिशनर जो है वो फाइनेंशियली इक्विप्ड है और एजुकेटेड है, वो अपने आप को मेंटेन कर सकती हैं, और रिस्पोंडेंट भी शाई नहीं कर रहा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और वो फ्यूचर जो पिटिशनर का जो फ्यूचर है उसको रिजनेबली वो कॉम्पनसेट करने को तैयार है अगर वो, लेकिन पिटिशनर जो है वो अनरीजनेबल मॉनेटरी डिमांड्स मांग रही है जो कि एक्सेप्ट नहीं कर सकते रिस्पोंडेंट। और यहाँ पे ये भी बताया कि जो पिटिशनर जो वाइफ है उन्होंने जो फ्लैट है रिस्पोंडेंट का उसको भी अपने पास रखा हुआ है, और जो रिस्पोंडेंट का उनके फादर का है, और उसके बाद उनके पास सफिशिएंट क्वालिफिकेशंस भी हैं और फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी हैं और प्रॉपर्टीज भी हैं जो कि 90 लाख की हैं, और रेंटल इनकम भी उनसे प्रॉपर्टी से आ रहा है। और रिस्पोंडेंट ने अपनी कंटेंशन दी कि उनके इल इंटेंडेड एक्ट्स थे पिटिशनर के और रिलेशनशिप्स जो हैं पार्टीज के वो ब्रोक डाउन हो चुके हैं और अब उसको दोबारा से नहीं किया जा सकता है। और अब यहाँ पे कहा कि रिस्पोंडेंट ने ये भी कहा सबमिशन दी कि वो मेंटल, फिजिकल और इमोशनल और फाइनेंशियल हरासमेंट भी है, इसलिए जो कोर्ट जो है वो अपनी एक्सरसाइज करे पावर जो अंडर आर्टिकल 142 सब पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत उनको डिग्री ऑफ डिवोर्स और रीजनेबल परमानेंट एलिमोनी पिटिशनर को दे दे। तो ये सबमिशंस थी पिटिशनर्स की, मींस रिस्पोंडेंट की, जिन्होंने इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल 142 सब पार्ट 1 के अंदर फाइल की थी। अब लेकिन जो पिटिशनर जो वाइफ है उन्होंने अपनी इस एप्लीकेशन को अपोज किया और कहा कि ये एप्लीकेशन जो फाइल की है ये होली मिसकंसीव्ड है, और पावर जो की गई है अंदर आर्टिकल 142 सब पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, और इसे उन केसों में नहीं यूज किया जाना चाहिए जो अंडरलाइंग फैक्ट्स जो डिस्प्यूट्स में है, और अभी जो जिसको एक फेयर ट्रायल द्वारा
डिसाइड किया जा सकता है। और अभी ये कहा कि जो पार्टीज जो हैप्पीली साथ रह रहे थे, मैरिज के बाद वो हैप्पीली साथ रह रहे थे, और उसके बाद सबमिशन दी कि शादी के बाद भी जो रिस्पोंडेंट हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के साथ, वाइफ के मीन्स जो मीन्स पार्टी जो है वो जो अपने टच में थे और 13 मंथ्स तक वो साथ रहे हैं। और जब पटिशनर कोटा के लिए गई थी और मीन्स तरीके बताई जब से वो साथ रह रहे थे, मंथ्स वो 13 महीने का उन्होंने समय बताया कि वो साथ रह रहे थे। और साथ में ये कंडीशन थी कि रिस्पोंडेंट जो है वो पटिशनर के टच में है और एक कॉर्डियल रिलेशंस जो है वो बनाए हुए हैं, और जो इससे वो डिवोर्स जो है वो पेपर पे ले रहे हैं ताकि वो अपने सन और फादर को सेटिस्फाई कर सके। और फर्दर सबमिशन दिया कि पटिशनर जो है वो डिग्री और डिवोर्स के अगेंस्ट में है, और क्योंकि अगर डिवोर्स होगा तो उनको सोसाइटल स्टिग्मा हो लग जाएगा, क्योंकि उसको डिवोर्स मीन्स पहले भी एक बार उनका डिवोर्स हो चुका, तो इसलिए वो डिवोर्स ट्वाइस का वो सोसाइटल स्टिग्मा नहीं लेना चाहती हैं। और कहा कि अगर अभी भी एक फेयर चांसेस ऑफ रिकॉन्सिलेशन है पार्टीज के बीच में और वो मैरिड रहना चाहती हैं, तो यहाँ पर इसलिए वो प्रेयर की थी कि इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया जाए। और ये भी सबमिशन दिया गया कि जो अगर वो डिग्री और डिवोर्स जो है अगर एक्सरसाइज करती है ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 142 पार्ट 1 के तहत, तो पटिशनर को परमिट अगर कोर्ट अलाउ कर देती है उनकी एप्लीकेशन को, तो वाइफ को परमिट किया जाए कि वो उसी घर में रहने के लिए अलाउ किया जाए जो मैट्रिमोनियल होम जिनका पूना में है, जो कि उनके फादर के नाम पे है, मींस हस्बैंड के फादर के नाम पे है। और एक परमानेंट एलिमोनी भी दी जाए, वो इक्वल अमाउंट की दी जाए जो फर्स्ट वाइफ को दी थी, रिस्पोंडेंट ने अपनी फर्स्ट वाइफ को दी थी। और पटिशनर की प्रेयर थी वो इस कंटेंशन पे थी कि रिस्पोंडेंट जो है एक पावरफुल पर्सन है, मैन ऑफ मींस, और इस पोजीशन पे है कि उनका कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा अगर क्योंकि उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ को भी डिवोर्स दिया था। उनके 2 चिल्ड्रन हैं और जो कि सेटल्ड हैं यूएसए में, और उनके 85 इयर्स ओल्ड फादर हैं जो कि वेल्दी पर्सन है, उनकी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। और पटिशनर जो है, पटिशनर मतलब वाइफ के पास सिर्फ लिमिटेड सोर्सेज हैं जो कि सर्वाइवल के लिए हैं, और उनको भागना पड़ेगा पिलर टू पोस्ट न्याय के लिए। और उनके पेरेंट्स ने भी उनको छोड़ दिया है क्योंकि एक मैरिटल डिस्प्यूट हो रहा है। और ये इंटरेस्ट और वेलफेयर ऑफ पटिशनर के लिए कि कोर्ट को ये रखना चाहिए अपने माइंड पे। और ये सबमिशंस दिए थे जो उनके काउंसिल थे, पटिशनर के मतलब वाइफ के काउंसिल थे। तो अब आर्टिकल 142(1) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत कोर्ट क्या कहता है, पहले उस आर्टिकल 142(1) सब पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो कंटेंट्स हैं यहाँ पे इस जजमेंट में रिप्रोड्यूस किए, जो कि कहा गया है इन्फोर्समेंट ऑफ डिग्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मींस सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है और ऑर्डर पास कर सकता, डिग्री जो है ऑर्डर पास कर सकता है, ताकि कंप्लीट जस्टिस जो है वो दिया जा सके, पार्टीज को दिया जा सके किसी भी कॉज पे जो मैटर जो पेंडिंग पे है। तो ये आर्टिकल 142 पार्ट 1 का कंटेंट्स थे। अब इस आर्टिकल में बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं और डिग्री और ऐसा ऑर्डर पास कर सकते हैं ताकि दोनों पार्टीज को कंप्लीट जस्टिस दिया जा सके किसी भी कॉज पे, जब मैटर जो पेंडिंग हो, और जो कि इन्फोर्सेबल होगा पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में जो इन्फोर्सेबल होगा, जो फिर इस मैनर पे कि कोई भी जो लॉ पार्लियामेंट बनाता है। और तो ये पावर्स हैं आर्टिकल 142 के तहत। और एक्सप्रेशन ये बताया गया कि सच ऑर्डर जो नेसेसरी होता है ताकि उससे कंप्लीट जस्टिस दिया जा सके। इसका काफी वाइड एम्पलीट्यूड है और स्कोप और पावर्स जो स्कोप, और इसे सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर दी जाती है कि किसी प्रकार का ऑर्डर दे सकते हैं जो कि दोनों कंप्लीट जस्टिस दिया जा सके जो भी केस उनके समक्ष आता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिलीफ मॉडल्स भी कर सकता है रिलीफ, ताकि कोई भी इनजस्टिस नहीं दिया जा सके, और पावर जो दी गई है 142 पार्ट 1 की, जिसकी वजह से कंप्लीट जस्टिस दिया जा सके। और अब यहाँ पे बताया कि जब लॉ जब लिया गया था मैटर पे, और एक डिस्कशन जो है वो इशूड की गई थी कि रिलीफ दी जा सके इस पर्टिकुलर वे पे, ताकि पर्टिकुलर केस जो है वो सेफ गार्ड किया जा सके इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज। और
सुप्रीम कोर्ट जो है वो इक्विटेबल कंसिडरेशन को भी देखती है जब भी ऑर्डर पास करती है, फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। तो एक जजमेंट आई थी शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन की 2023 की। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जजमेंट दी थी और उसके जो कंटेंट्स हैं वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए हैं, जिसमें पैरा नंबर 19 के बारे में बताया हुआ है। पैरा नंबर 19 के पूरे कंटेंट्स लिए शिल्पा शैलेश का जो इंटरप्रिटेशन निकाला गया है वो ये बताया गया था कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 142 सब पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, उसमें बताया था कि जो डिस्प्यूट्स जो हैं ना सिर्फ रेस इंटीग्रा है, लेकिन और जो सेटल्ड किए गए थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने शिल्पा शैलेश के जजमेंट में, उसमें ये बताया गया था कि जो जो पावर दी गई है और जो डिग्री ऑफ डिवोर्स जो दिया जाता है अंडर आर्टिकल 142 के तहत, वो एक्सरसाइजेबल है बाय द कोर्ट्स। और जब उनके ओपिनियन में, कोर्ट के ओपिनियन में आता है कि अगर कोई कंप्लीट और इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो चुकी है और जबकि कोई अपोजिट स्पाउस बेशक उससे अपोज भी कर रहा हो, तो मींस जरूरी नहीं कि एक दोनों पार्टीज की कंसेंट की आवश्यकता है। इसमें अगर कोई पार्टी अपोज भी कर रहा है तब भी कोर्ट जो है वो डिग्री ऑफ डिवोर्स जो है वो दे सकती है। और 3 सब्सटेंशियल क्वेश्चंस थे जो फॉर्मुलेट किए गए थे उस जजमेंट में। तो जो शिल्पा शैलेश की जजमेंट थी, तो थर्ड क्वेश्चन ये था कि क्या ये कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, डिवोर्स ग्रांट कर सकता है अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जब एक कंप्लीट और इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो चुकी है, जबकि अदर स्पाउस है, चाहे पति और जो पत्नी, इसको अपोज कर रहे हैं इस प्रेयर को, तो क्या ये कोर्ट के पास पावर है देने की डिवोर्स की? अब सीनियर काउंसिल ने जो रिस्पोंडेंट के थे, मींस हस्बैंड के थे, उन्होंने एक पैराग्राफ था जजमेंट का शिल्पा शैलेश का, पैरा नंबर 33 के ऊपर अटेंशन बताई। उस पैराग्राफ में बताया था कि जो मैरिज जो है वो इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन हो चुकी है, तो अगर फैमिली एस्टेब्लिश्ड किया जा चुका है तो सेवरल फैक्टर्स जो है वो कंसीडर पे लेने चाहिए कि पीरियड ऑफ टाइम जो पार्टीज जो है वो एक साथ रही हो, पार्टीज ने लास्ट कब कोहेब किया हो, नेचर ऑफ एलिगेशन जो है पार्टीज ने लगाई हो फैमिलीज के अगेंस्ट पे, और ऑर्डर्स पास क्या हुए हो लीगल प्रोसीडिंग्स में फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा हो उनके पर्सनल रिलेशंस पे, और कितने अटेम्प्ट्स भी किए गए हैं मींस डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए और इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट्स के तहत या फिर मेडिएशन में, और कब लास्ट अटेम्प्ट कब में लिया गया था, और पीरियड ऑफ सेपरेशन इस कितनी सफिशिएंटली लॉन्ग होनी चाहिए जिससे 6 years अबव क्या एक विल बी ए रेलेवेंट फैक्टर होना चाहिए। तो पीरियड ऑफ सेपरेशन यहाँ पर बताया था कि एक 6 साल का जब से अबव का एक रेलेवेंट फैक्टर होना चाहिए, और यहाँ पर जो फैक्ट्स जो हैं वो इवेल्युएट करने चाहिए जब इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस ऑफ पार्टीज को देखने के बाद, जिसमें उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भी हो, और जो पार्टीज के क्या चिल्ड्रन भी हैं और उनकी एजुकेशन और उनकी उम्र क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, और अदर स्पाउस जो चिल्ड्रन जो डिपेंडेंट है, तो किस मैनर पे जो पार्टीज हैं वो डिवोर्स सीक कर रही हैं और टेक केयर करेगी, और जो मींस उनको केयर प्रोवाइड करेगी स्पाउस और चिल्ड्रन को। तो ये सारा उसके कंटेंट्स है जजमेंट के बताए। तो और सीनियर काउंसिल जो पिटिशनर ने एक रिलायंस भी पुट अप किया, मींस कॉन्ट्रेरी में, मींस इसके ऑपोजिट में जो वाइफ के जो काउंसिल है उन्होंने रिलायंस पुट अप किया जो फॉलोइंग पैराग्राफ था जजमेंट का, और कोर्ट ने आंसर दिया था उस क्वेश्चन का कि क्या कोर्ट जो है वो डिग्री ऑफ डिवोर्स प्रोवाइड कर सकती है अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जब कोई कंप्लीट और इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो चुका हो और इन स्पाइट ऑफ दी अदर स्पाउस जो है वो अपोज कर रहे हो प्रेयर को। तो यहाँ पर बताया कि जो डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो कंप्लीट जस्टिस दे सकती है जब कोर्ट सेटिस्फाइड हो चुका हो और मैरिज जो है वो कम्प्लीटली फेल्ड हो चुकी हो, कोई पॉसिबिलिटी ना हो पार्टीज की कि वो साथ रह सकते हैं। तो कोर्ट ने जो एज एन कोर्ट ऑफ इक्विटी उसमें एक बैलेंस सर्कमस्टांसेस को देखना होगा और बैकग्राउंड जिसमें पार्टीज जो है अपोज कर रही है और रिजोल्यूशन को अपोज कर रही हो। तो अब पिटिशनर ने फर्दर रिलाई भी किया जो शिल्पा शैलेश का जो पार्ट था पैरा नंबर 41 का, उसका भी बताया कि जो पार्टीज जो है वो उसको परमिशन नहीं दी जा सकती कि प्रोसीजर जो है वो रिजॉर्ट करे इसको कि जो रिट जुरिस्डिक्शन जो आर्टिकल 32 और 226 और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत इसको इसकी जो पावर्स का मींस इनको सर्कमेंट करे। तो ऐसे इसके पैराग्राफ के ऊपर बताया और फिर कुछ जो रेलेवेंट जो फैक्ट्स थे इस केस के और इसमें पावर्स थी अंडर आर्टिकल 142 पार्ट 1 की, उसके पैरा नंबर 20 को पर भी अटेंशन दी गई उस पैराग्राफ के। और फिर
अदर ऑर्डर्स और जजमेंट्स भी आए थे जो इरिवर्टेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की थी, जिसमें डेलिमा लुबाना कोहिलो वर्सेस एडमॉन्ड क्लिंट फर्नांडिस 2023 की एक जजमेंट थी, और जिसमें डिवोर्स था वो डिनाई कर दिया गया था जब पार्टीज जो हैं वो सिर्फ 40 दिन तक रही थी। तो उसमें कहा था कि अभी इसमें समय चाहिए कि एक मैरिज को सेटल डाउन करने के लिए समय चाहिए। और एक और जजमेंट आई थी निर्मल सिंह पनेश्वर वर्सेस परमजीत कौर पनेश्वर की। तो इसमें जो पावर्स थी अंडर आर्टिकल 142 की वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दी थी कि मैरिज थी जो ऑक्टोजेनरियन कपल की जो 80 साल से above थे, इस ग्राउंड पे कि जो 82 साल की जो वुमेन वाइफ थी वो अभी भी मतलब जो रेडी है अपने हस्बैंड की देखभाल करने को तैयार है, और क्योंकि वो इस स्टेज ऑफ लाइफ में उनको छोड़ना नहीं चाहती, और इस स्टेज में वो अपनी जाना नहीं चाहती दुनिया छोड़ के, कि जो एक डाइवोर्सी का स्टिग्मा लेकर वो दुनिया छोड़ के जाना नहीं चाहती। तो ये उस जजमेंट का कुछ कंटेंट्स थे वहाँ पर बताए। राकेश रमन वर्सेस कविता की 2023 की, और इसके जजमेंट के भी कुछ कंटेंट्स थे यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए थे। और एक विकास कनौजिया वर्सेस सरिता की, जिसमें बताया था कोर्ट्स ने ग्रांट कर दी थी डिग्री ऑफ डिवोर्स ऑन द अकाउंट ऑफ इरिवर्टेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। ओवरऑल फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए अगर यहाँ पर इसमें उस केस में वाइफ ने ये भी सबमिशन किया था, उसको वाइफ की जो प्ली को कंसिडर नहीं किया था, जबकि उन्होंने कहा था कि वो साथ रहना चाहती हैं और सैंक्टिटी ऑफ मैरिज को बिलीव करती हैं। और केस एक और आया था प्रकाश चंद्रा जोशी वर्सेस कुंतल प्रकाश चंद्रा जोशी 2024 का। तो उस केस में जो कोर्ट ने अपनी आर्टिकल 142 सब पार्ट 1 की पावर का एक्सरसाइज करते हुए मैरिज को डिसॉल्व कर दिया था, जबकि वाइफ ने अपेयर नहीं हुई थी इस प्रोसीडिंग्स में और कोर्ट ने प्रोसीड कर दिया था एक्स पार्टी। और एक जजमेंट आई थी विकास विनीत तनुजा वर्सेस ऋतु जोहारी की, जिसमें ऑर्डर जो था वो 22 जुलाई 2024 को पास हुआ था। एक मिसलेनियस एप्लीकेशन थी वो फाइल की गई थी, तो जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज जो मिसलेनियस एप्लीकेशन वाइफ ने फाइल की थी, जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए वो उन्होंने प्रेयर मांगी थी, जब उन्होंने आर्टिकल 142 सब पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत वो फाइल की थी, जो कि हस्बैंड ने उस एप्लीकेशन को वेहेमेंटली अपोज भी किया था। तो यहाँ पर जो डिसीजन थे वो फॉलो किए गए थे। जो प्रपोजिशन ऑफ द लॉ जो कंफर्म किया था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने शिल्पा शिलेश में, तो उसमें बताया कि कोर्ट जो है वो हेजिटेट नहीं करती है कि मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाए इस ग्राउंड पे कि जब इरिवर्टेबल ब्रेकडाउन हो चुका है, जब रिलेशनशिप्स हैं पार्टीज के वो डिटेरियोरेट हो चुके हों और इस लेवल पे पहुंच चुके हों जब रिकॉन्सिलेशन जो है वो पॉसिबल ना हो पाया हो सकता हो, और डिसोल्यूशन जो है वो नेसेसरी हो ताकि कंप्लीट जस्टिस है पार्टीज को दिया जा सके, जब कोर्ट जो है अपनी एक्सरसाइज करती है पावर को 142 सब पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इस चीज को भी इग्नोर कर सकती है कि एक स्पाउस जो है वो अपोज कर रहे हो उस प्रेयर को और अपना इंटरेस्ट भी दिखा रहे हो कि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं मैरिटल बॉन्ड को। तो एक जज बेंच की भी एक कोर्ट की जजमेंट आई थी आर श्रीनिवास कुमार वर्सेस आर शमिथा की 2019 की, उसके भी कंटेंट्स यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए गए हैं। और एक मुनीश कक्कड़ वर्सेस नीति कक्कड़ की 2019 की जजमेंट आई थी, और एक आर राजेंद्रन वर्सेस एस वाली की जजमेंट का भी यहाँ पर उन्होंने अपना डिटेल्स बताए हैं। उसमें बताया कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कंप्लीट जस्टिस तभी हो सकता है पार्टीज को देने के बाद ऑर्डर जो है वो पास किया जा सकता है डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज बिटवीन द पार्टीज, ताकि दोनों पार्टीज को कंप्लीट जस्टिस है वो दिया जा सके। और के श्रीनिवास राव वर्सेस डी दीपा की 2013 की जजमेंट थी, उस जजमेंट में भी यहाँ पर बताया कि उस कोर्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिवोर्स था वो ग्रांट कर दिया था क्योंकि वाइफ ने मेंटल क्रूरल्टी हस्बैंड को दी थी और मैरिज जो है इरिवर्टेबल ब्रेकडाउन हो चुकी थी। और अनिल कुमार जैन वर्सेस माया जैन 2009 की जजमेंट थी, उस जजमेंट में भी कोर्ट ने अपनी एक्सरसाइज की थी पावर्स को और आर्टिकल 142 सब पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, और कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली थी पिटीशन फॉर म्यूचुअल डिवोर्स अंडर सेक्शन 13B ऑफ द HMA। अब यहाँ पर ये कोर्ट ने सारी जजमेंट को डिस्कस करने के बाद ये कहा कि कोई ऐसा डाउट नहीं रह जाता है कि कोर्ट के पास पावर है डिग्री ऑफ डिवोर्स देने की जब इरिवर्टेबल ब्रेकडाउन ऑफ द मैरिज हो चुका हो बाय, अगर वो कोर्ट जो है वो अपनी पावर इन्वोक कर सकती है आर्टिकल 142(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अब ये कॉन्स्टिट्यूट करता है कि जो शिल्पा शिलेश की जजमेंट पे भी कोर्ट के ने उसको यहाँ पर रेफरेंस लिया और कहा कि अब इस कोर्ट जो है
वो रीच हो चुकी है कि कंक्लूजन पे कि मैरिज क्या कंप्लीटली फेल्ड हो चुकी है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है पार्टीज को कोहैबिट करने के लिए एज ए हस्बैंड एंड वाइफ, और कंटिन्यूएशन करना लीगल रिलेशनशिप्स को, तो वो अगर अनजस्टिफाइड होगा, लैकिंग इन सब्सटेंस एंड कंडक्ट, तो शिल्पा शिलेश की जजमेंट का उन्होंने बताया कि कोर्ट को पहले इस कंक्लूजन पे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे बताया कि जो डाइवोर्स प्रोसीडिंग जो फैमिली कोर्ट में होती हैं, तो कोर्ट पहले जो डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स को पहले जो फॉल्ट डाइवोर्स प्रोविजंस है उसको बाउंड बाय द कोर्ट जो है बाउंड होती है कि वो डिफॉल्ट डाइवोर्स प्रोविजंस को देखे जो एचएमए में है और अदर अलाइड लेजिस्लेशन को देखते हैं। तो अब यहाँ पर एप्रिशिएट करना एविडेंस को और फाइंडिंग देना कि क्या पार्टी एक जो पार्टी ने एक अलेज्ड मैट्रिमोनियल ऑफेंस किया है कि नहीं किया, तो द कोर्ट जो है जब एप्लीकेशन जो डील कर रही है डिवोर्स की अंडर आर्टिकल 142 में, तो कोर्ट जो है वो प्रोसीजर से भी डिपार्ट कर सकती है। जैसे फैमिली कोर्ट में प्रोसीजर्स होते हैं, कोर्ट ने कहा कि हम उस प्रोसीजर्स को भी डिपार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर इस कोर्ट जो है वो जो एलिगेशंस लगा रखी हैं एक पार्टीज ने, तो उसकी वेरिसिटी को यहाँ पर नहीं डीप में नहीं जाएगी। और जो एक दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के अगेंस्ट में लगा रखे हैं कि किसका फॉल्ट था किसका नहीं था, अब यहाँ पर कोर्ट जो है एक हॉलिस्टिक व्यू देखेगी जो रिलेशनशिप्स था बिटवीन पार्टीज और कंक्लूड पे आएगी तो क्या इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो चुका है, ऐसे में क्या कोई स्कोप नहीं है रिकॉन्सिलेशन का। तो जो एप्लीकेशन जो थी अंडर आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिया के तहत, तो पहले उसको देखना है कि इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ जो मैरिज हो चुकी है, और यहाँ पे जब यहाँ पर कोर्ट जो है वो अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करेगी ताकि कंप्लीट जस्टिस है वो दिया जा सके। अब डिवोर्स जो है वो वन स्पाउस जो क्लेम करते हैं जो कि एक फॉल्ट कमिट किया है अदर स्पाउस पे, वो प्रूफ पे डिपेंड करता है। मैट्रिमोनियल ऑफेंस मींस मैट्रिमोनियल ऑफेंस के प्रूफ पे डिपेंड करता है, जो कि सेक्शन 13 एचएमए बताता है। और सेक्शन 13B सब पार्ट 1 एचएमए ये कहता है कि जो पिटीशन फॉर रेजोल्यूशन ऑफ डिवोर्स जो है वो दोनों पार्टीज जो है वो अगर फाइल करती है तभी वो डिवोर्स मिलता है, जब पार्टी जो है 1 साल से या 1 साल से ज्यादा समय से अलग रह रही हो। और 3 इंग्रेडिएंट्स जो है वो एस्टेब्लिश करने जरूरी होते हैं। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 13B जब पार्टी सुनने के बाद और कोर्ट को जब लगता है कि डिग्री ऑफ डिवोर्स दिया जा सकता है, तभी डिग्री ऑफ डिवोर्स जब फाइल करती है, मींस डिग्री ऑफ डिवोर्स ग्रांट करती है। अगर इंग्रेडिएंट्स हैं सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13B जो एचएमए के वो एस्टैब्लिश्ड हो गए हो दोनों स्पाउसेस द्वारा, और ये यहाँ से इंटरप्रिटेशन निकाली जा सके कि इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का हो चुका हो। तो ये सारे कंटेंट्स उन्होंने जजमेंट के बताए। अब यहाँ पर कहा कि जो डिक्टा था कोर्ट का जो शिल्पा शिलेश का, तो अब यहाँ पर हमने फाइंड किया कि जो ग्रांट था इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का वो इस बेसिस पे था कि जो डिस्क्रिशन जो कोर्ट एक्सरसाइज करती है ताकि कंप्लीट जस्टिस दिया जा सके। और इस एप्लीकेशन जो फाइल की गई थी जो वन ऑफ द पार्टीज ऑफ द मैरिज, तो यहाँ पर क्या ही और शी कैनॉट सीक सच डिवोर्स एज अ मैटर ऑफ राइट, ये सिर्फ कोर्ट को देखना है कि कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है और कन्विंस्ड है कि एक डेडलॉक हो चुका है मैरिज में जो कि अब बचाया नहीं जा सकता, तब सिर्फ एक ही सोल्यूशन रह जाता है कि कोर्ट जो है वो पार्टी जो एक ही सोल्यूशन रह जाता है कि एक इंडिपेंडेंटली मूव कर जाएं और मैरिटल टाइज को खत्म कर दें ताकि डिग्री ऑफ डिवोर्स जो है इरिवर्सिबल ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पर ग्रांट किया जा सके। शिल्पा शिलेश और अदर जजमेंट्स की सेवरल फैक्टर्स जो हैं वो एडमिनेटेड हैं और उसे विच कुड भी कंसिडर किया जा सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ जब कोर्ट जो है अपनी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर रही हो। और इसमें सारी चीजें देखनी होती हैं कि नेचर ऑफ एलिगेशंस क्या लगाई थी एक पार्टीज ने फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट में, ऑर्डर जो है लीगल प्रोसीडिंग्स में टाइम टू टाइम क्या दिए गए थे, पीरियड ऑफ टाइम जो पार्टीज ने स्पेंड टुगेदर क्या किया था, कल्मुनेटिव इम्पैक्ट क्या था इनके पर्सनल रिलेशनशिप पे, अटेम्प्ट्स क्या थे सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के, और पीरियड ऑफ सेपरेशन कितना था जो इलस्ट्रेटिव फैक्टर्स पे, और सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है पार्टीज का, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, एजेस क्या है, चिल्ड्रन क्या बॉर्न आउट हुए हैं वेडलॉक से, और पार्टीज जो हैं एक दूसरे का कैसे ख्याल रखेंगी जब कर अदर कंसिडरेशंस को कंसीडर करते हुए जब जजमेंट पास करती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे एक्सरसाइज करते समय डिस्कशन को थी अंडर आर्टिकल 142 इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि कंप्लीट जस्टिस पार्टीज को दिया जा सके, कोई पॉसिबिलिटी ना हो पार्टीज के पास कि वो साथ रह सके और मैरिटल रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सके।
तो ये ग्राउंड्स थे सेक्शन 13 HMA के। और यहाँ पे बताया कि पार्टी जो है वो जॉइंटली रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज भी ले सकती हैं बाय म्यूचुअल कंसेंट से, लेकिन जब इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो चुका हो तो कंप्लीट जस्टिस पार्टीज का देना जरूरी होता है, जो कि एक एनविल है आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो एक एवेन्यू बनता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का। और जब वो कोर्ट जो अपनी एक्सरसाइज करती है अंडर आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। तो यहाँ पर बताया कि इंस्टेंट केस में भी पटिशंस थी वो फाइल की जा चुकी थी। सेक्शन 13(1) सब पार्ट 1 ऑफ द रिस्पोंडेंट ने, मींस रिस्पोंडेंट ने अपनी क्रूएल्टी की एप्लीकेशन भी पहले फाइल की थी, डिवोर्स की एप्लीकेशन फॉर डिवोर्स फाइल की थी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रूएल्टी। और सब सेक्शन 1 और सेक्शन 13B HMA, जिसमें दोनों पार्टीज जो है वो अनसक्सेसफुली मींस ये म्यूचुअल कंसेंट की डिवोर्स की फाइल की थी, और उन्होंने अपने अपने रेस्पेक्टिव रीजंस बताए थे। और यहाँ पर ये बताया था कि जो पार्टी जो है 1 साल से ज़्यादा समय से अलग नहीं रह रही हैं। तो अब यहाँ पर जो प्रेजेंट एप्लीकेशन जो है वो फाइल की है रिस्पोंडेंट ने अंडर आर्टिकल 142 सब पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, जिसमें डिवोर्स की जो प्रेयर मांगी गई है इस ग्राउंड पे कि इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन हो चुका है मैरिज पे। अब फैक्ट्स को एनालाइज किया कोर्ट ने। इसमें कोर्ट ने इस इंस्टेंट केस में ये बताया कि जो पेटिशनर रिस्पोंडेंट है उन्होंने रजिस्टर्ड हुए थे एक मैट्रिमोनियल साइट पे, और एक कंक्लूजन ऑफ डिवोर्स प्रोसीडिंग जो है वो फर्स्ट वाइफ के साथ उनकी मैरिज डिसॉल्व हो गई थी। तो उसके बाद ही इन्होंने एक रजिस्टर कराया था, और रिस्पोंडेंट और पेटिशनर ने एक रोका सेरेमनी थी वो पूना में की थी 18 नवंबर 2020 में। और उसके बाद एंगेजमेंट सेरेमनी परफॉर्म हुई थी पूना में 30 जुलाई 2021 को, और वेडिंग जो हुई थी वो 31 को हुई थी। और इसके बाद 1 अगस्त 2021 को पार्टीज जो है एक होटल में रहे थे पूना में, और मैट्रिमोनियल होम फिर जो था फिर पूना में रहे थे। उसके बाद इंदौर, भोपाल और कोटा में, जहाँ उनके पेरेंट्स थे पेटिशनर के, रिसाइड करते हैं। और 30 अगस्त 2021 को पार्टीज जो है वो मुंबई के लिए चले गए, मीन्स मुंबई गए थे मालदीव्स के लिए, और फिर वहां से मैट्रिमोनियल होम पूना में आए। उसके बाद फिर वो नासिक, जालगांव, इंदौर, भोपाल गए, और उसके बाद पार्टीज जो है वो पूना में गए। और 10 नवंबर 2021 को रिस्पोंडेंट मुंबई गए, मीन्स हस्बैंड मुंबई गए, फिर उसके बाद अमेरिका चले गए। और जबकि पेटिशनर जो वाइफ है वो पूना में रही, ऑफिस के बाद वो भोपाल आ गई। 23 जनवरी 2022 को जो वाइफ है वो पूना आई, और क्योंकि रिस्पोंडेंट जो है वो पूना में आए थे अमेरिका से 25 जनवरी 2022 को, वो पूना में रहे। फिर वो जयपुर विजिट किया उन्होंने, कोटा, पुष्कर, फिर रिटर्न हो गए भोपाल पे। ऑन 8 मार्च 2022 को रिस्पोंडेंट फिर अमेरिका चले गए। 22 जून 2022 को रिस्पोंडेंट अमेरिका से आए और भोपाल में गए, और फिर उसके बाद 16 जून 2022 को पेटिशनर का बर्थडे सेलिब्रेट किया रिस्पोंडेंट ने, और फिर भोपाल में रहे। और फिर उसके बाद अनडिस्प्यूटेड फैक्ट ये था कि रिस्पोंडेंट हस्बैंड इस इंस्टेंट केस में 3 डिवोर्स की पिटीशंस हैं वो फैमिली कोर्ट में फाइल कर चुके हैं, और जो पहली थी वो डिसमिस की जा चुकी थी एज ए विड्रॉन। सेकंड जो फाइल की गई थी पार्टीज ने जो वो भी डिसमिस हो गई थी फॉर बीइंग प्रीमेच्योर। और थर्ड जो प्रेजेंट फाइल की गई है वो फैमिली कोर्ट में से ट्रांसफर के लिए उन्होंने प्रेयर मांगी है कि पूना में ट्रांसफर कर दिया। ये वाइफ ने एप्लीकेशन फाइल किया, और अब ये जो एप्लीकेशन फाइल की गई है वो आर्टिकल 142 सब पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर फाइल की है, वो अंडर कंसिडरेशन में है। डिटेल्स भी बताए जो केसेस फाइल किए गए थे। वाइफ ने जो केस फाइल किया था, एक FIR थी वो फाइल की अंदर सेक्शन 506 जो रिस्पोंडेंट हस्बैंड के जो एम्प्लॉय हैं उनके अगेंस्ट में कि उन्होंने मैट्रिमोनियल होम के जो लॉक्स हैं वो चेंज कर दिया, और थेफ्ट ऑफ द कार जो कि पेटिशनर वाइफ की पोजेशन में थी। और फिर एक और FIR थी वो फाइल की थी 354 जो कि आउटरेज और मॉडेस्टी ऑफ वुमेन है, 376, 377, 420, 498, 506, 509, और सेक्शन 66, 67 IT एक्ट के तहत फाइल की थी रिस्पोंडेंट हस्बैंड के अगेंस्ट में और फादर इन लॉ के अगेंस्ट में। तो इसके बाद नॉन कॉजनेबल रिपोर्ट भी NCR भी फाइल की थी सेक्शन 499 और 500 डिफेमेशन का है जो कि फादर इन लॉ ऑफ द पिटिशनर के अगेंस्ट में, और पीछे ट्रांसफर एप्लीकेशन थी वो फाइल की थी। 4 केसेस थे वो फाइल किए थे। अब जो रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने केसेस फाइल किए थे वो थे क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की थी 327, 506, 509, 511 IPC के तहत। डिवोर्स पिटीशन एप्लीकेशन फाइल की थी, फिर दूसरी डिवोर्स फाइल की थी म्यूचुअल कंसेंट से। थर्ड डिवोर्स थी जो कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग्स है, और एप्लीकेशन फॉर रेगुलर बिल भी फाइल की थी, एप्लीकेशन 340 की भी फाइल की थी, और एप्लीकेशन जो है 142(1) कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के तहत फाइल थी। तो ये सारे केसेस थे हस्बैंड ने फाइल किया था। और फादर इन लॉ ने भी एक केस फाइल किया था जो कि
जो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स सीनियर सिटीजन एक्ट के लिए अंदर फाइल किया था कि जो पटिशनर को एविक्ट कर दिया जाए उनके मैट्रिमोनियल होम से। ये 12 केस थे। एक क्रिमिनल रिट भी फाइल की थी जो क्वैशिंग के लिए थी कि जो एफआईआर और कॉन्सिक्वेंशियल प्रोसीडिंग्स है वो फाइल की थी। तो 13 केसेस थे यहाँ पर टेबल में बताए गए हैं। और पार्टीज, अब यहाँ पर बताया कि पार्टीज और फैमिली मेंबर्स हैं वो न्यूमरस लिटिगेशंस में इन्वॉल्व हो चुके हैं और पिटिशनर वाइफ ने जो एफआईआर थी वो फाइल की थी रिस्पोंडेंट हस्बैंड के केस में, फादर इन लॉ में, और डिटेल किया था इंसिडेंट्स ऑफ फिजिकल अदर जो अब्यूजेस हैं। और इसमें एक बताया कि जो मैरिज के पीरियड के दौरान उन्होंने ग्रेव ऑफेंसेस किए हैं, जैसे चीटिंग की है, अननेचुरल ऑफेंसेस किए हैं, क्रूरल्टी की है। और सन जो रिस्पोंडेंट हस्बैंड के थे जो फर्स्ट मैरिज से, उनको भी जो कि अक्यूज नहीं बनाया था एफआईआर में, लेकिन एलिगेशंस लगाई थी उनके ऊपर भी, कॉन्स्पिरेंसी की है उन्होंने भी। और एफआईआर के अलावा भी पटिशनर ने एक अनदर केस रजिस्टर किया था क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, जो कि एक व्यक्ति का नाम बताया जो कि एम्प्लॉय नहीं थे बल्कि रिस्पोंडेंट कंपनी में, बल्कि ग्रैंडसन थे रिस्पोंडेंट की आंट के। तो 2 एफआईआर के अलावा पटिशनर ने एक नॉन कॉजनेबल रिपोर्ट भी फादर इन लॉ के अगेंस्ट में फाइल की थी, डिफेमेशन की। और कंप्लेंट्स रिफ्लेक्ट करती है कि जो वाइफ की जो नेगेटिव फीलिंग्स है रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में और उनकी फैमिली में, और जो अब ये बताया गया कि जो मैरिटल रिलेशनशिप्स जो हैं पार्टीज के वो कैसे बन चुके हैं, जो कि अब बेशक क्या आए क्रिमिनल कंप्लेंट्स का जो फेट क्या आता है, तो रिलेशनशिप खराब हो चुकी। मीन्स उन्होंने बताया कि ये कि मैरिटल रिलेशनशिप्स किस तरह के हैं, तो ये क्रिमिनल कंप्लेंट से पता चलता है। तो रिस्पोंडेंट ने जो क्रिमिनल कंप्लेंट्स थी वो फाइल की थी जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, और ये बताया था क्रिमिनल इंटिमिडेशन हुई है, क्रूरल्टी हुई है पटिशनर ने की साइड से। और पटिशनर जो वाइफ है उन्होंने थ्रेटन किया है वो अपने आप को मीन्स अपने आप को हार्म कर लेंगे और फॉल्स इम्प्लीकेट कर लेंगी रिस्पोंडेंट उनके फैमिली मेंबर्स पे। और वो यहाँ पे कहा था कि 3 डाइवोर्स पिटिशंस भी फैमिली कोर्ट में फाइल की थी, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और विद द पटिशनर। अब जो फेट है उस पटिशन का वो डिस्कस किया जा चुका है। और एक एप्लीकेशन 340 सीआरपीसी की भी रिस्पोंडेंट ने इस प्रेजेंट केस में फाइल की थी, जो कि इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो थी, वो रजिस्टर्ड हुई थी। और इसमें प्रेयर मांगी थी कि पटिशनर को प्रोसिक्यूट किया जाए फॉर द ऑफेंस ऑफ द परजुरी। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में ही 340 सीआरपीसी की एक एप्लीकेशन थी वो फाइल की थी। अब यहाँ पर बताया कि रिस्पोंडेंट को अरेस्ट भी कर लिया गया था जब एफआईआर फाइल की थी पटिशनर में, और उनको बेल पे छोड़ा गया था सेशन कोर्ट में, और 1 मंथ जो है कस्टडी में उनको स्पेंड करना पड़ा था और उनको बेल पे छोड़ा रिलीज किया गया था। और अब यहाँ पर बताया जो केस फाइल करने के बाद रिस्पोंडेंट ने ये अनएम्बिगुअसली रिफ्लेक्ट करता है कि जो बिटरनेस जो इस प्रकार की थी वो मैरिटल रिलेशनशिप्स में आ चुकी हैं। और जो ऑक्टोजेनरियन फादर हैं उन्होंने भी अपनी कंप्लेंट फाइल की थी एक मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत। उन्होंने एविक्शन मांगा था पटिशनर को मैट्रिमोनियल होम से एविक्ट कर दिया जाए। और साथ में बॉम्बे हाई कोर्ट में भी एक क्रिमिनल रिट फाइल की थी, जो एफआईआर जो फाइल की गई थी पटिशनर द्वारा उसको क्वैश कर दी जाए। अब यहाँ पर बताया कि इस एज में फादर इन लॉ को काफी डिफिकल्टी में रहना पड़ा, क्योंकि जो एक मैरिटल डिस्प्यूट्स थे पटिशनर रिस्पोंडेंट के, जिसका इम्पैक्ट पड़ा है रिस्पोंडेंट के माइंड पे कि किस तरीके से वो परसीव करते हैं, और जो रिलेशनशिप्स जो हैं पटिशनर के रिलेशनशिप्स उनके साथ हैं। और 29 जून 2022 को रिस्पोंडेंट ने एक कंसल्ट किया था अपने एडवोकेट से कि वो डिवोर्स पिटीशन को ड्राफ्ट करें और एक प्राइवेट कंप्लेंट भी फाइल करें, जो कि 1 साल के अंदर हुआ था जब फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज, जब वो साथ रहे थे। और उसके बाद वो इंदौर विजिट किया था, भोपाल किया था, और रिस्पोंडेंट जो है अमेरिका गए थे 10 जुलाई 2022 को। जब रिस्पोंडेंट अमेरिका से आए थे 25 जुलाई 2022 को और 31 जुलाई 2022 को आफ्टर फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पे, और फिर नेक्स्ट डे 1 अगस्त 2022 को डिवोर्स पिटीशन थी जो इसका नंबर सो एंड सो था, वो फैमिली कोर्ट भोपाल में फाइल कर दी थी रिस्पोंडेंट ने। तो यहाँ पर पिटिशनर ने समन्स भी रिसीव किए थे 8 अगस्त 2022 को, और 13 अगस्त 2022 को डिवोर्स पिटीशन को विड्रॉ कर लिया। फिर सेकंड डिवोर्स पिटीशन थी वो फाइल की थी सेक्शन 13B ऑफ HMA। अब रिस्पोंडेंट जो कि इंडिया में थे उस समय, और सेकंड डिवोर्स पिटीशन थी वो डिसमिस हो गई थी, और पिटिशनर जो है वो अपने पेरेंटल होम कोटा में चली गई थी और 31 अगस्त 2022 को। अब यहाँ बताया कि जो स्टैच्यूटरी पीरियड था सेपरेशन का वो 1 साल भी अभी कंप्लाइड नहीं हुआ था, और उसके बाद थर्ड डिवोर्स पिटीशन थी 3 सितंबर 2022 को फाइल की थी रिस्पोंडेंट ने फैमिली कोर्ट भोपाल में। अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट ने जो
अपना जो यूएसए का वीजा था उसको भी रिवोक कर दिया था, और फिर जो कि पिटिशनर के लिए उन्होंने अप्लाई किया था उसको रिवोक करवा दिया था, मींस वाइफ के लिए जो वीजा बनाया था उसको रिवोक करवा दिया था। अब यह इंडिकेट करता है कि ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, आप मैरिज के बाद 1 साल के अंदर ही रिस्पोंडेंट ने फर्स्ट डिवोर्स पिटीशन थी वो फाइल कर ली थी, जो कि डिसमिस हो गई थी, और एक सेकंड जॉइंट पिटीशन भी साइमल्टेनियसली फाइल कर दी जो कि डिसमिस हो गई थी, क्योंकि एक नॉन कंप्लायंस था सेक्शन 13B सब पार्ट 1 का। और थर्ड डिवोर्स पिटीशन थी वो 34 दिन के अंदर ही रिस्पोंडेंट ने थ्री डिवोर्स पिटीशन थी वो फाइल कर दी थी। जो ये फैक्ट्स इवेंट्स इंडिकेट करते हैं कि कोई मीनिंगफुल रिलेशनशिप पार्टीज के बीच में नहीं रह गया है, और रिस्पोंडेंट जो है वो पूरी कोशिश मींस रिस्पोंडेंट जो अपनी कोशिशें कर रहे थे कि इस मैरिज को खत्म कर दिया जाए, और इसके बाद डिवोर्स पिटीशन थी वो फाइल की गई थी, और इंटेंशन थी कि रिस्पोंडेंट की वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते मैरिटल रिलेशनशिप्स पार्टनर के साथ। और पिटीशनर ने यहाँ पर फर्स्ट कंप्लेंट थी वो रिस्पोंडेंट कंपनी के एम्प्लॉय के अगेंस्ट में फाइल की, जो कि रिस्पोंडेंट के आंट्स के ग्रैंडसन थे अंडर सेक्शन 506 इंडियन पिनल कोड में, जो कि एफआईआर में कन्वर्ट हो गई थी। फिर उन्होंने फादर इन लॉ के अगेंस्ट भी कंप्लेंट डाली थी, और रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में भी कंप्लेंट फाइल की थी। एफआईआर नंबर 1 थे अंडर चीटिंग और 376 498 का केस के बेसिस पे, और रिस्पोंडेंट को अरेस्ट कर लिया, मींस हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया था मुंबई एयरपोर्ट में, जो कि एक लुकआउट सर्कुलर था वो इशू हुआ था, और कस्टडी में उनको रहना पड़ा था। और उसके बाद जब उनको बेल हुई तभी वो इंडिया छोड़ के जा सके थे अमेरिका। अब यहाँ से जो फैक्ट्स निकल के आए कि जो मैरिज जो है वो आगे नहीं डिड नॉट रियली टेक ऑफ एट ऑल। जो मैरिज जो थी वो आगे नहीं चल पाई, और कॉन्टिन्यूसली कोहेबिटेशन जो करना एट ए प्लेस, वो कॉन्टिन्यूसली कोहेबिट भी नहीं कर पा रहे थे किसी प्लेस पे, वो जा रहे थे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो एक होटल टू होटल। तो रेस्पोंडेंट जो है एक विजिटिंग स्पाउस की तरह रह रहे थे, और यहाँ से शॉर्ट ड्यूरेशन थी शॉर्ट ड्यूरेशन था इस मैरिज पे। तो पार्टी जो है वो ना तो कॉर्डियल थे एक दूसरे से, और कोई म्यूचुअल लव और अफेक्शन था एक दूसरे पे। फर्स्ट ऑफ मैरिज जो कि लैप्स हुई थी रिस्पोंडेंट की, जो कि ट्रैवलिंग टू जो पहला जो मैरिज थी, जो पहला साल था मैरिज का, वो लैप्स हो गया था, क्योंकि रिस्पोंडेंट जो है वो अमेरिका ट्रैवल कर रहे थे और उसके बाद वहां आ रहे थे, और पिटीशनर जो थी वो भोपाल या पुणे में रह रही थी, और बिना किसी कॉन्टिन्यूस कोहेबिटेशन के साथ रह रही थी। और उसके बाद जो पिटीशन थी डिवोर्स की वो फाइल की थी रिस्पोंडेंट ने, और पिटीशन ऑफ द डिवोर्स थी बाय म्यूचुअल कंसेंट भी फाइल की थी दोनों पार्टीज ने, और कंप्लेंट्स भी फाइल की थी पिटीशनर ने रिस्पोंडेंट और उसके फादर के अगेंस्ट में। तो ये इंप्रेशन निकल के आया कि एक कोई प्रकार की कोई कॉर्डियलिटी नहीं थी, और मीनिंगफुल मैरिटल रिलेशनशिप नहीं बना था पार्टीज पे, और रिस्पोंडेंट ने प्रेजेंट एप्लीकेशन थी वो फाइल की थी अंडर आर्टिकल 142 सब पार्ट 1 और डिवोर्स की उन्होंने प्रेयर की थी। और यहाँ से ये निकल के आया कि जो पिटीशनर जो है एक साइड ये कह रही हैं कि वो एक एलिगेशंस लगा रही हैं रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में, और सेम ब्रेथ पे वो कह रही हैं कि वो मैरिटल रिलेशनशिप्स जो रिस्पोंडेंट के साथ रहना चाहती हैं। तो ये अगर पिटीशनर के डिफिकल्टीज हैं रिस्पोंडेंट के साथ शॉर्ट टाइम पे जब वो साथ रही हैं, तो ये स्ट्रेंज होगा काफी ज्यादा कि वो किस तरीके से पिटीशनर जो है वो कंटिन्यू करना चाहती हैं रिलेशनशिप विद रिस्पोंडेंट के साथ। तो यहाँ पर ये कहा कि हम ये कोई सब्सटेंस नहीं पाते हैं, जो काउंसिल अपेयर हुए थे पिटीशनर से, उनकी कंटेंशन में कोई सब्सटेंस नहीं पाते हैं कि पिटीशनर जो है वो अभी भी मैरिटल रिलेशनशिप से रिस्पोंडेंट के साथ रहना चाहती हैं। एक टाइम वो कंप्लेंट्स फाइल कर रही हैं फादर के अगेंस्ट में भी, उनके अगेंस्ट में भी, और उनको अरेस्ट भी करा दिया था मुंबई एयरपोर्ट में जबकि उन्होंने बेल पे थे। और उसके बाद पिटीशनर फिर उनके साथ मैरिड शादी मींस वांट्स टू रिमेन मैरिड विद द रिस्पोंडेंट के साथ मैरिज रखना चाहती हैं। तो ये इवेंट्स थे वो डेफिनेटली डिटर्ड करते रिस्पोंडेंट को कि वो कंटिन्यू करें मैरिटल रिलेशनशिप्स विद पिटीशनर के साथ, जबकि 1 साल के अंदर ही जो उन्होंने रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने एडवोकेट्स के साथ कंसल्ट कर लिया था और डिवोर्स की लिए उन्होंने प्रेयर की थी। और पिटीशनर जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशंस जो है वो ले रही हैं, और एक तो उनकी इंटेंशंस है मैरिज की सेव करने की, और अदर साइड वो कह रही हैं कि वो वन साइड ये कह रही हैं कि वो ड्यूटीफुल वाइफ है और रिस्पोंडेंट के साथ हैप्पीली डिसाइड कर रही थी, और साइमल्टेनियसली वो क्रिमिनल कंप्लेंट्स भी रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में हस्बैंड के अगेंस्ट में फाइल कर रही हैं, जैसे क्रूरल्टी, आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी, रेप, चीटिंग एक्सेट्रा की, जो कि डिस्ट्रिक्ट पूना में एक पुलिस स्टेशन है वहाँ रजिस्टर की गई थी।
और उसकी वजह से एक लुकआउट सर्कुलर भी इशू हुआ था रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में, जिसकी वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया था और जब वो यूएसए की तरफ डिपार्ट कर रहे थे। रिस्पोंडेंट जो है वो उनको कस्टडी में लिया गया था और बेल के लिए मींस उन्होंने बेल की आफ्टर 1 मंथ की पुलिस कस्टडी के बाद उनको बेल ली थी। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि किस तरीके से वो एक्सपेक्ट कर रही हैं स्पाउस, जो पिटिशनर एक्सपेक्ट कर रही हैं कि स्पाउस जो है वो कॉर्डियल मैरिटल रिलेशंस उनके साथ बनाए। एक तो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर रही हैं और उसकी वजह से लुकआउट सर्कुलर उनके अगेंस्ट में हुआ, जिसकी वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया था। दूसरी तरफ पिटिशनर ने डिसमिसल मांग की है कि रिस्पोंडेंट की एप्लीकेशन जो डिवोर्स की है उसे डिसमिस कर दिया जाए, क्योंकि वो मैरिज को कंटिन्यू करना चाहती हैं। और सेम ब्रीथ पे वो कह रही हैं कि एक ह्यूज सम ऑफ मनी जो है वो परमानेंट एलिमोनी के तौर पे दिया जाए, जो कि इक्वल हो जो शेयर जो रिस्पोंडेंट की जो एक्स वाइफ है, जो फर्स्ट वाइफ है, उन्होंने रिसीव किया था। इस प्रेजेंट केस में ये एविडेंट है कि जो अवॉर्डमेंट्स और सबमिशंस और जो इंटरेक्शंस हुए हैं पार्टीज के साथ और पिटिशनर क्रिमिनल कंप्लेंट्स में और अदर थिंग्स को देखते हुए एक इनक्यूरेबल स्कार जो है रिलेशनशिप्स के पार्टीज के बीच में आ गया है। और जो यहाँ पर 1 साल के बाद यहाँ पे फर्दर बताया कि 1 साल की मैरिज के बाद रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने एक पुलिस कंप्लेंट थी वो फाइल की थी और फर्स्ट पिटीशन थी डिवोर्स की भी फाइल की थी, जिसका मतलब ये था कि रिलेशनशिप्स पार्टीज का काफी डिटेरियोरेट हो चुका था। और 2 साल के दौरान में जो डिस्प्यूट्स थे एम्ब्रॉयड हो गए थे कई कोर्ट्स में और पार्टीज ने मल्टीपल राउंड्स ऑफ मेडिएशन भी पार्टिसिपेट किया उन्होंने और कोई किसी म्यूचुअल एग्रीमेंट सेटलमेंट पे नहीं आ पाए हैं। और रिस्पोंडेंट जो है वो हस्बैंड जो है वो इस कोर्ट में भी अपेयर हुए और कैटेगरी कहा कि वो फर्दर डिस्कशंस नहीं करना चाहते पिटिशनर वाइफ से। और पिटिशनर ने भी एप्लीकेशन को परस्यू किया और कंटेंशन पे आए और फिक्सेशन ऑफ परमानेंट एलिमोनी और आर्ग्यूड किया कि रिस्पोंडेंट जो है मैन ऑफ मीन्स है और उनको एक एलिमोनी दी जाए जो कि कमेंसरेट हो स्टेटस ऑफ द रिस्पोंडेंट के तहत और जो अमाउंट जो रिसीव किया था एक्स वाइफ ने रिस्पोंडेंट ने, और जो कि अब ये टर्म किया गया ये एक्सटॉर्शन है बाय द रिस्पोंडेंट हस्बैंड व्हिच हैज बीन टर्म्ड, जो कि रिस्पोंडेंट हस्बैंड जिसको एक्सटॉर्शन कह रहे हैं। जो कि अब इस सिनेरियो पे हम ये सोचते हैं, हम ये नहीं समझते हैं कि कोई भी चांस है पार्टीज का कि वो रिकॉन्साइल कर सके जो डिफरेंसेस हुए हैं और जिसकी वजह से नॉर्मल मैरिड लाइफ ली जा सके। अब पार्टीज को वापस फैमिली कोर्ट पे फोर्स करना कि और परस्यू करना लीगल रेमेडीज को और कंपेल करना जो मैरिटल बॉन्ड को फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी के तौर पे, तो एक प्रकार का जो अनवारंटेड हार्डशिप्स हो जाएगा जो ऑलरेडी जो स्पेयरिंग स्पाउसेस के बीच में। तो अब दोनों ऑप्शंस को देखते हुए अब कोर्ट ने कहा कि अब जो कि ये चीजें नहीं बन पाती हैं इस केस में और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी जो स्पाउस की और इम्पैक्ट क्या हुआ था मैरिटल टाइज का, उसका भी यहाँ पर डिस्कशन किया है। और उसमें बताया कि जो क्रिमिनल लॉ है जो कि बनाया गया है प्रोटेक्शन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन में के फेवर में, अब उसे कई वुमेन जो हैं वो मिसयूज कर रही हैं। और जो इन्वोकेशन जो था 498 का, 376 का, 377, 506 का एक कंबाइंड पैकेजेस है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या कंबाइंड पैकेजेस है जो कि मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स जो है वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स पे रिलेटेड होती हैं, जो कि कोर्ट्स ने कंडेम्ड भी किया कई ओकेजन्स पे। इन सेवरल केसेस में वाइफ ने और उनकी फैमिली ने क्रिमिनल कंप्लेंट्स थी वो फाइल की थी और सारे सीरियस ऑफेंसेस थे वो लगाती हैं और ताकि वो प्लेटफॉर्म फॉर द नेगोशिएशन किया जा सके और एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से हस्बैंड और फैमिली जो है वो उनकी जो डिमांड्स है वो कंप्लाई कर सके, जो कि मोस्टली जो कि मॉनेटरी इन नेचर पे होती है। और समटाइम्स जो ये केसेस फाइल किए जाते हैं इन द फिट रेज ऑफ द आफ्टर द मैरिटल डिस्प्यूट और ये एक प्लान स्ट्रेटेजी के तौर पे किए जाते हैं। और यहाँ पर ये पार्टीज जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं अब्यूज पर, जब सब पार्टीज ही नहीं सिर्फ इन्वॉल्व होती हैं इस अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ, तो यहाँ पर कई जो इमोशंस को मींस फ्यूल्ड करने वाले कई दूसरे स्टेक होल्डर्स भी हैं जो कि सिचुएशंस को खराब कर देते हैं। और ये इस प्रकार की क्राफ्टेड स्ट्रेटजीज हैं जो वुमेन्स अडॉप्ट करती हैं, एक आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स होती हैं जो कि यूज किए जाते हैं अल्टीरियर मोटिव से। पुलिस पर्सनल्स भी कई बार जो समटाइम्स जो है वो एक्शन में आ जाते हैं सिलेक्टिव केसेस में और अरेस्ट कर लेते हैं हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स को, जिसमें एजिड और बेड रिडन पेरेंट्स भी होते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं हस्बैंड्स के। और ट्रायल कोर्ट्स जो है वो भी हेजिस्टेंट होती हैं
बेल को ग्रांट करने के लिए, और जो अक्यूज पर्सन्स के अगेंस्ट में, क्योंकि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंसेस जो मेंशन किए होते हैं एफआईआर में, तो कलेक्टिव इफेक्ट ये होता है कि जो चेन ऑफ इवेंट्स जो है वो ओवरलुक किए जाते हैं बाय एक्चुअल इंडिविजुअल प्लेयर्स में, और इन माइनर डिस्प्यूट्स जो भी होते हैं इनके बीच में, तो एक जो स्नोबॉल जो होती है वो इसे अगली प्रोजुडिजियस बैटल ऑफ ईगो बना दी जाती है, और रेपुटेशन जो है वो, और जो बाकी दूसरी चीजें हैं वो पब्लिकली काफी ज्यादा उनकी रेपुटेशन डैमेज हो जाती है, और रिलेशनशिप्स की काफी इस लेवल पे चले जाते हैं, उनके जो खटास आ जाती है रिलेशंस में कि अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती है रिकॉन्सिलेशन की और कोहैबिटेशन की। तो ये वुमन को केयरफुल होना पड़ेगा कि स्ट्रिक्ट प्रोविजंस ऑफ लॉ जो हैं वो बेनिफिशियल लेजिस्लेशंस बनाए गए थे फॉर उनके वेलफेयर के लिए, ना कि थ्रेटन करने के लिए या फिर एक्सटॉर्ट करने के लिए या फिर डोमिनेट के लिए कि अपने हस्बैंड से एक्सटॉर्शन करने के लिए। तो ये सारी चीजें उन्होंने क्रिमिनल लिटिगेशन जो यूज की जा रही है उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कंडेम किया था इन सब चीजों पे, और जो ग्राउंड्स थे ऊपर अभी हमने ऊपर बताए हैं। और यहाँ पर एक जजमेंट आई थी दारा लक्ष्मी नारायणा वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना की 2024 की, उस जजमेंट का भी यहाँ पर रेफरेंस दिया था, तो उसके कंटेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। और अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स की भी जजमेंट थी, उसका भी यहाँ पर जो कंटेंट्स थे यहाँ पर डिस्कस किए हैं इस जजमेंट के। और प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड की, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जो ऑब्जर्वेशंस दिए थे उस जजमेंट्स में यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए थे, उन सब जजमेंट्स का निकलने के बाद कंक्लूजन के बाद डिस्कशन के बाद यहाँ पर कोर्ट ने यह कहा कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो हिंदू मैरिज जो है वो एक सैक्रामेंट है, और उसे कंसीडर करना चाहिए एक सेक्रेट इंस्टीट्यूशन के तौर पे, और फैमिली की फाउंडेशन के लिए, ना कि एक कमर्शियल वेंचर के तौर पे उसको देखना चाहिए। और एक जजमेंट आई थी डॉली राणा वर्सेस मनीष कुमार चंचल 2024 की, उस जजमेंट में भी बेंच ने ऑब्जर्व किया था कि जो प्रोमिसेस दिए जाते हैं जो एक पार्टीज में एक दूसरे के अगेंस्ट में, और ओथ ली जाती है कि वो फ्रेंड्स रहेंगे और लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट करेंगे स्पाउसेस पे, तो ऐसे जो कमिटमेंट जो है वो जो कई केसेस में फार फ्यूअर केसेस में मींस ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिवोर्स या सेपरेशन हो जाता है। तो इसके कंटेंट्स जजमेंट के लिखे गए थे यहाँ पे। अब यहाँ पर कहा, और इस प्रेजेंट केस में भी पार्टीज ने अपनी जो मैरिटल ओथ थी उस पर उन्होंने अडहर नहीं किया, और दोनों पार्टीज फॉल्ट पे थी ब्रेकिंग और सेक्रेटल जो मैरिटल बॉन्ड्स। और इसमें ये बताया कि जो कि एक डिसीजन आया था पहले नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली की जजमेंट में, उसमें एक बताया गया था उस जजमेंट में कि कोई भी एक्सेप्टेबल वे नहीं है कि जिसमें स्पाउस जो है वो कंपेल करे कि अपनी जो लाइफ है और जो एंड इज नथिंग इज गेन्ड बाय ट्राइंग टू कीप द पार्टीज टाइड फॉर एवर टू अ मैरिज दैट इन फैक्ट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। तो उसमें ये बताया कि उसमें जो मैरिज जो है वो आप जो सस्टेन नहीं की जा सकती, तो उसमें स्पाउस को कंपेल नहीं किया जा सकता कि उस लाइफ में आप दोबारा से जाए। एक नवीन कोहली की जजमेंट थी, उस पर बताया गया था यहाँ पे। और यहाँ पे बताया कि जो इररिकॉन्सिलेबल स्टेटस है रिलेशनशिप्स का पार्टीज के बीच में, जो कि इस प्रेजेंट केस में था, तो एक और फैक्टर था जो कोर्ट ने देखा था, वो था कि पावर जो 142 सब पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था कि इस मैरिज में कोई भी चाइल्ड जो है वो बॉर्न नहीं हुआ था, तो कोई भी डायरेक्शन अलाउ नहीं कर सकती पार्टीज को, और कि साथ में जो उसको कि सेपरेट करने के लिए कोई भी डायरेक्शन उनको रोक नहीं सकती है, और जो कि अफेक्ट कर सकती है पार्टीज को, और क्योंकि कोई भी इनोसेंट चाइल्ड इस मैरिज में नहीं हुआ था। और ये फिट केस था जो जैसे बताया कि हमारे डिस्कशन में कि अंडर आर्टिकल 142 सब पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कि मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाए, और इस ग्राउंड पे कि इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो चुकी है, तो इसमें एप्लीकेशन जो है वो अलाउ की जाती है, और इसके लिए अलाउ की कर दी हस्बैंड की जो एप्लीकेशन थी इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की। अब दूसरा पार्ट आया था मेंटेनेंस ऑफ परमानेंट एलिमोनी का। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि हम इस क्वेश्चन को असेस करते हैं कि एलिमोनी जो पेटिशनर को मिलनी चाहिए जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो हुई है बिटवीन पार्टीज, तो लिमिटेड पर्पस जो था जिससे कि डिटरमाइन किया जा सके क्वांटम ऑफ एलिमोनी या मेंटेनेंस जो राइट्स हैं पेटिशनर वाइफ के, तो इसको कोर्ट ने यहाँ इस केस को ट्रांसफर कर दिया था फैमिली कोर्ट पूना में। फैमिली कोर्ट ने कंसीडर किया था प्लीडिंग्स को और एविडेंस जो पार्टीज ने लिए थे इन डिटेल में,
और एक रिपोर्ट थी, एक ऑर्डर के फॉर्म में रिपोर्ट थी, वो भेजी थी 22 मार्च 2024 को। तो इसमें यहाँ पर पिटिशनर वाइफ ने एलिमोनी थी मेंटेनेंस की मांगी थी, जो उसमें मांगा गया था कि कॉम्पनसेट होनी चाहिए जो एसेट्स और इनकम्स है रिस्पोंडेंट हस्बैंड के, और सेम प्रिंसिपल्स एलिमोनी की मिलनी चाहिए जो फर्स्ट वाइफ ऑफ रिस्पोंडेंट हस्बैंड को दी थी। जबकि रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने डिनाई किया था कि जो एक्सॉर्बिटेंट क्लेम्स पिटिशनर की वाइफ क्लेम कर रही है, और उन्होंने कहा कि वो 20 से 40 लाख ही एप्रोप्रिएट अमाउंट होगा परमानेंट एलिमोनी का पिटिशनर को। और फाइनली जो फैमिली कोर्ट पूना थी, उन्होंने परमानेंट एलिमोनी थी वो 2 लाख पर मंथ के हिसाब से हस्बैंड को डायरेक्शन दी थी कि आप दें, और या फिर 10 करोड़ रुपया इन लमसम में दे दें। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा हमने एप्लीकेशन को परस्यूट किया है, और जो कि फिक्सेशन ऑफ एलिमोनी थी, और रिप्लाई भी जो रिस्पोंडेंट ने दिया था, और ऑर्डर जो पास हुआ था 22 मार्च 2024 को, जो फैमिली कोर्ट पूना ने दिया था, और सबमिशंस भी जो एडवांस में दिए गए हैं इस एस्पेक्ट पे, उसको भी यहाँ पर कंसिडर किया। और यहाँ पर कहा कि जो डिस्प्यूट था वो अमाउंट ऑफ एलिमोनी का था, वो जनरली जो होता है वो काफ़ी कंटेंशियस पॉइंट होता है पार्टीज के बीच में, जो मैरिटल प्रोसीडिंग्स होती है, और जिससे सप्लीमेंट किया जाता है, जो सप्लीमेंटेड होती है प्लीथोरा ऑफ एग्जीक्यूशन जो लगाती हैं, ताकि और जो कि कवर करती हो, जो कवर को रिमूव करती हैं जो अपोजिट पार्टीज की एसेट्स और इनकम्स को। और जुडिशियल डिक्टा जो है उसे भी डिस्कस किया गया है अंडर में। और एक पहले जजमेंट आई थी शक्ति वर्सेस अनीता की सिविल अपील 7427/2023 की ये अपील थी, जो कि 2 नवंबर 2023 में डिसाइड हुई थी। उसमें जो जजमेंट में कोर्ट ने बताया था कि जो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फैमिली ऑफ अपीलेंट की थी, और कुछ भी ऐसे रिकॉर्ड में प्लेस नहीं किया गया था। तो यहाँ पर एक जो यहाँ ऑफनली एक मिसमैच होता है कि जो रिस्पोंडेंट की जो क्लेम करते हैं, मीन्स जो हस्बैंड जो बताते हैं वो, और जो वाइफ जो क्लेम करती है, उसमें काफ़ी मिसमैच होता है। इसमें ये जजमेंट्स में कुछ बताया हुआ था, पहले जजमेंट्स आई थी किरण ज्योत मानी वर्सेस अनीश प्रमोद पटेल की जजमेंट थी, और उसमें जो ऑनरेबल जज थे उन्होंने बताया था कि जो वन टाइम सेटलमेंट के बारे में बताया था, और फैक्टर्स जो है जो कंसिडर में लिए जाते हैं, जो भी डिटरमाइन करती है फेयर अमाउंट ऑफ परमानेंट एलिमोनी की, उसे भी ऑब्जर्व किया, उसके कंटेंट से जजमेंट के यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए थे। और विनी परमवीर परामर वर्सेस परमवीर परामर की 2011 की थी, और उसमें ये बताया था कोर्ट ने कोई भी फिक्स फॉर्मूला या स्ट्रेट जैकेट रूब्रिक नहीं है जो फिक्स कर सके परमानेंट एलिमोनी का। ओनली ब्रॉड प्रिंसिपल जो लेट डाउन किए गए हैं इसमें। तो क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेंस जो है वो सब्जेक्टिव होती है हर केस पे, और डिपेंड करती है कई फैक्टर्स के ऊपर, और सर्कमस्टांसेस प्रेजेंट किए जाते हैं इंडिविजुअल केस में। तो उस जजमेंट्स में कोर्ट्स ने कंसिडर किया था फॉलोइंग ब्रॉड जो फैक्टर्स थे जो डिटरमाइन करते हैं परमानेंट एलिमोनी के। पहले था कि इनकम और प्रॉपर्टी दोनों पार्टीज की क्या है, कंडक्ट क्या है पार्टीज का, स्टेटस क्या है, सोशल और फाइनेंशियल क्या है, रिस्पेक्टिव पर्सनल नीड्स क्या है, कैपेसिटी और ड्यूटी टू मेंटेन अदर्स क्या है, हस्बैंड के ओन एक्सपेंसेस क्या है, वाइफ के कंफर्ट क्या है, और मोड ऑफ लाइफ जो यूज कर रही है मैरिज से पहले, और सप्लीमेंट्री फैक्टर्स क्या है। ये सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। और एक जजमेंट आई थी विश्वनाथ अग्रवाल वर्सेस सरला विश्वनाथ अग्रवाल की, उसमें भी ऑब्जर्व किया था कि परमानेंट एलिमोनी जो ग्रांट की जाती है वो कंसिडर की जाती है लार्जली सोशल स्टेटस के ऊपर, कंडक्ट ऑफ पार्टीज के ऊपर, पार्टीज का लाइफस्टाइल क्या और अदर एंसिलरी फैक्टर्स क्या हैं, वो सब पे डिपेंड करती है। और एक जजमेंट जो है रजनेश वर्सेस नेहा 2021 की जो ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, उसने भी एलेबोरेट किया था ब्रॉड क्राइटेरिया फैक्टर्स जो कंसिडर किए जाते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस के ऊपर। और उसमें जो थे मेन पॉइंट्स थे उसमें थे कि पार्टीज का स्टेटस क्या है, रीजनेबल नीड्स क्या है वाइफ की और डिपेंडेंट चिल्ड्रन की, क्वालिफिकेशन और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या पार्टीज का, इनकम एसेट्स ओन जो पार्टीज ने ओन किए हैं, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो मैट्रिमोनियल होम में किए जाते हैं, रीजनेबल लिटिगेशन कॉस्ट, एम्प्लॉयमेंट सेक्रीफाइसेस क्या किए हैं, फाइनेंशियल कैपेसिटी हस्बैंड की क्या है, जो मेंटेनेंस ऑब्लिगेशंस क्या है। तो यहाँ पर वाइफ ने कहा, क्लेम किया था कि रिस्पोंडेंट हस्बैंड जो है वो उनकी नेट वर्थ जो है 5,000 करोड़ है, और मल्टीपल बिजनेसेस और प्रॉपर्टीज हैं यूएसए में और इंडिया में। तो उन्होंने फर्स्ट वाइफ को 500 करोड़ के दिया था जब सेपरेशन हुआ था, और एक हाउस भी दिया था वर्जीनिया यूएसए में। तो यहाँ पर उन्होंने परमानेंट एलिमनी क्लेम की जो कमेंसुरेट हो, जो स्टेटस है रिस्पोंडेंट हस्बैंड का सेम प्रिंसिपल्स के आधार पे, और जो कि वाइफ को फर्स्ट वाइफ को दिए थे। रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने कहा कि वो एक रीजनेबल अमाउंट देने को तैयार है, जो डिफरेंसेस इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ दी जो डिफरेंसेस हैं इनकम और एक्सपेंडिचर पिटिशनर वाइफ के, जो कि 20 से 40 लाख के बीच में आते हैं, और वन टाइम लमसम पेमेंट देने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर
बताया कि क्लियर सिग्निफिकेंट डाइवर्जेंस और मिसमैच बन गया था बिटवीन ऑफर और डिजायर का, क्योंकि हस्बैंड 20 से 40 लाख देने को तैयार थे और वाइफ की जो अमाउंट थी वो 500 करोड़ की थी। तो यहाँ पर बताया कि हम सीरियस रिजर्वेशंस जो थे टेंडेंसीज ऑफ पार्टीज की जो मेंटेनेंस के तौर पे एलिमोनी क्लेम कर रही थी, जो वो यहाँ पर क्लेम कर रही थी वाइफ की जो इक्वलाइजेशन ऑफ वेल्थ है विद अदर पार्टी के साथ हो। तो यहाँ पर बताया कि जो पार्टीज ने अपनी एप्लीकेशन में मेंटेनेंस और एलिमोनी में हाईलाइट्स किए थे अपने एसेट स्टेटस और इनकम ऑफ द स्पाउसेस, तो फिर उनसे अमाउंट जो था वो जो कि क्लेम कर रही थी कि इक्वल अमाउंट हो जो स्पाउस के। तो यहाँ पर कहा कि इनकंसिस्टेंसीज है इस प्रैक्टिस में, क्योंकि डिमांड्स ऑफ इक्वलाइजेशन तभी मिलती है जब स्पाउसेस जो पर्सन ऑफ मीन्स है या फिर अपना अच्छा काम कर रहे हो, डूइंग वेल इन देयर हिमसेल्फ, जब कोई भी स्पाउस अपना अच्छा काम कर रहे हैं अपने तभी किए जाते। लेकिन जब ये सब डिमांड्स जो है जब वो कॉन्स्पिशियसली एब्सेंट होती हैं, जब ऐसे में जब अदर स्पाउस की जो वेल्थ है वो डिक्रीज हो जाए, जब वो सेपरेशन टाइम के जब सेपरेट हो जाते हैं उनके जो स्पाउस की जो वेल्थ है वो डिक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर कहा कि डिफरेंट अप्रोचेस हैं जिसमें मेंटेनेंस की और एलिमोनी की या मींस यहाँ पर कहा कि दो डिफरेंट अप्रोचेस नहीं यूज किए जा सकते जब मेंटेनेंस की क्लेम की जा रही हो, एलिमोनी डिमांड की जा रही हो और जब ग्रांट की जा रही हो, और ये स्टेटस और इनकम ऑफ द स्पाउसेस। तो लॉ ऑफ मेंटेनेंस जो है वो एम्पावर्ड करने के लिए है कि डेस्टिट्यूट को एम्पावर्ड करने के लिए, ताकि उनका सोशल जस्टिस और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को एम्पावर्ड करने के लिए। और हस्बैंड की एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो वाइफ को सफिशिएंटली प्रोवाइड करे। सेटल लॉ ये है कि वाइफ जो है वो मेंटेन्ड हो एज फार इसी मैनर पे जो कि जो कस्टम थी जो अपने मैट्रिमोनियल हाउस में जहाँ पार्टी साथ रह रहे थे। लेकिन जब पार्टी जब सेपरेट हो जाए तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता हस्बैंड को कि वो मेंटेन करे जो उसका प्रेजेंट स्टेटस है, ऑल इस पूरी लाइफ का जो प्रेजेंट स्टेटस है उस हिसाब से उसको मेंटेन करे। अगर हस्बैंड जो है आगे बढ़ जाता है और कुछ अच्छा काम अपनी लाइफ को अच्छा बना लेते हैं सेपरेशन के बाद, तो तब जो उसको फिर ये नहीं कहा जा सकता कि वो उसी स्टेटस से वाइफ को मेंटेन करे जो उनका जो स्टेटस है वो चेंज हो गया हो। और जो इसके वजह से बर्डन जो है जो उनकी जो पर्सनल हस्बैंड की जो सेपरेशन होने के बाद जो पर्सनल प्रोग्रेस होती है तो उसके ऊपर बर्डन नहीं किया जा सकता। हम कोर्ट ने कहा हम वंडर करते हैं कि क्या वाइफ विलिंगनेस होगी उनकी कि वो इक्वलाइजेशन ऑफ वेल्थ के तभी ले गए जब हस्बैंड जो है इस अनफॉर्चुनेट पोस्ट सेपरेशन के बाद अगर कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाए या फिर वो पॉपर बन जाए, तो फिर ऐसे में रेंडेड ए पॉपर, जब ही हैज बीन रेंडेड ए पॉपर हो जाए तो फिर ऐसे में भी इक्वलाइजेशन की वो जो डिमांड करेंगी। तो यहाँ पर लॉ परमिट्स करता है कि कंटिन्यूइंग ऑब्लिगेशन होती है हस्बैंड की पोस्ट सेपरेशन में, तो तब वो रिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस अमाउंट की। अगर डिवोर्स वाइफ है, अगर वो मंथली मेंटेनेंस ले रही है फॉर्मर हस्बैंड से, तो वो एनहेंसमेंट भी ले सकती है कि जब इन्फ्लेशन जो हो जाए या कोई अदर सर्कमस्टांसेस हो जाए तो जो कि उसको एडवर्सली अफेक्ट होते हैं स्टेटस पे और पोजीशन पे। तो यहाँ पर इस केस में बताया कि पेटिशनर वाइफ ने इक्वलाइजेशन ऑफ स्टेटस मांगा था ना सिर्फ रिस्पोंडेंट हस्बैंड से बल्कि एक्स वाइफ जो है रिस्पोंडेंट की उसके साथ मांगा था। तो कोर्ट ने कहा हमारे ओपिनियन में ये एक्सेप्टेबल अप्रोच नहीं है, क्योंकि फिक्सेशन ऑफ एलिमोनी जो डिपेंड करती है वेरियस फैक्टर्स पे और कोई भी स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है। और वो जो पेटिशनर का जो अमाउंट जो है वो क्लेम नहीं कर सकती जो उनकी एक्स वाइफ थी, जो रिस्पोंडेंट की जो उनको मिला था, रिसीव किया था, जो ऑन द बेसिस ऑफ इनकम के आधार पे। कोर्ट ने कंसिडर किया था इनकम ऑफ रिस्पोंडेंट हस्बैंड की, लेकिन अदर फैक्टर्स को भी देखा था पेटिशनर वाइफ के और उनके रीजनेबल नीड्स और रेजिडेंशियल राइट्स के सिमिलर फैक्टर्स थे। तो यहाँ पर बताया कि एंटाइटलमेंट ऑफ मेंटेनेंस जो है वो डिसाइड होती है अदर फैक्टर्स के ऊपर और ना सिर्फ डिपेंड होती है कि जो रिस्पोंडेंट ने पहली वाइफ को दिया था या फिर सोली उनकी खुद की जो उनके इनकम थी। तो रजनीश की जो जजमेंट थी उसमें ड्यूरेशन ऑफ मैरिज भी एक रेलिवेंट फैक्टर बताया गया था जो इसे कंसीडर करना था जब परमानेंट एलिमोनी जो दी जाती है वाइफ को। इस इंस्टेंट केस में जो पार्टीज मैरिज हुई थी उनकी 31 जुलाई 2021 को, हार्डली वो सुसाइड किया उन्होंने 3 से 4 महीने। उसके बाद हस्बैंड यूएसए में चले गए थे नवंबर 2021 में, फिर उसके बाद जनवरी 2021 में आए थे। जनवरी 2021 से मार्च 2021 पर पार्टीज जो है वो शॉर्ट इंटरवल्स में रहे थे पूना, कोटा, भोपाल और जयपुर में। और उसके बाद फिर रिस्पोंडेंट हस्बैंड जो है वो यूएसए चले गए थे 8 मार्च 2022 को। रिस्पोंडेंट हस्बैंड फिर अमेरिका से आए थे 12 जून 2022 को और डिफरेंसेस थे स्पाउस के इमर्ज हो गए थे जून जुलाई 2022 में। और रिस्पोंडेंट ने को सक्सेशन सप्रेस ये किया था कि सेपरेट हो जाओ और
पेटिशनर ने रिस्पोंडेंट ने सजेशन दी थी कि वो सेपरेट हो जाए, लेकिन पेटिशनर ने रिफ्यूज कर दिया और क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में जुलाई 2022 में। और उसके बाद 13 अगस्त 2022 को पिटीशन म्यूचुअल कंसेंट फॉर डिवोर्स की फाइल की थी फैमिली कोर्ट भोपाल में, और डिवोर्स पिटीशन डिसमिस हो गई थी क्योंकि सेपरेशन जो है पार्टीज का 1 साल का जो पीरियड होता है वो कंप्लीट नहीं हुआ था। अब यहाँ पर डिटेल फैक्चुअल के इस केस में डिटेल फैक्चुअल एक्सरसाइज किया है ग्रांट ऑफ एलिमोनी, और जो फैमिली कोर्ट ने की थी पूना में, और यहाँ पर पैराग्राफ 48 to 55 को यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया है। उसमें जो एफिडेविट्स और एसेट्स और लायबिलिटीज दिए थे पिटिशनर वाइफ ने, वहां से क्रिस्टल क्लियर होता है कि जो मंथली इनकम पिटिशनर वाइफ की थी वो 55,000 थी, और जनरल मंथली एक्सपेंडिचर उन्होंने 75,000 के बताए थे पर मंथ के, और चाइल्ड बॉर्न नहीं हुआ था वेडलॉक पिटिशनर वाइफ और रिस्पोंडेंट में। तो ये केस नहीं था पिटिशनर वाइफ का कि वो एक जॉब कर रही हैं और उन्होंने अपनी सेक्रीफाइस कर दी हो जॉब को, ऐसे में उन्होंने कहीं नहीं बताया था उन्होंने, और ये हाईली एजुकेटेड लेडी थी। और पिटिशनर वाइफ ने अपनी एप्लीकेशन में फिक्सेशन ऑफ परमानेंट एलिमोनी दी थी जो एग्जिबिट 8 था पैरा नंबर 13 के, ये कंटेंट करता था कि वो कई फिजिकल एलिमेंट से सफर कर रही हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज है, और जो मेडिकल ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपी पर भी खर्चा कर रही हैं। तो अपने एफिडेविट्स में एसेट्स और लायबिलिटीज में डिस्क्लोजर किया था एनक्लोजर 1D के अंदर, तो उसमें ये बताया था कि कई कॉलम्स थे, उसमें कॉलम्स में थे, उसमें ये मेंशन किया था कि मेडिकल डिटेल्स जो है वो उस पर एप्लीकेबल नहीं थे। उस कॉलम में ये मेंशन किया था कि मेडिकल डिटेल्स के कॉलम को उन्होंने कहा था एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये था कि कोई वो सफर नहीं कर रही किसी भी एलिमेंट से, जहाँ से कोर्ट ने उसमें ये निष्कर्ष निकाला था। और यहाँ पर कोई भी ऐसा एविडेंस उसने अपने कि ये फिजिकल एलिमेंट्स जो सफर कर रही है मेडिकल एलिमेंट्स, वो उसका भी कोई एविडेंस एड्यूस नहीं किया था। और यहाँ से कोर्ट ने उस कोर्ट में ये कहा गया था कि कोर्ट ने ये अपना इन्फ्रेंस निकाला था कि इट इज क्रिस्टल क्लियर कि वो किसी प्रकार की एलिमेंट से सफर नहीं कर रही है, कोई मेडिकल कॉस्ट नहीं थी, तो इसलिए मेडिकल कॉस्ट को कंसिडरेशन में नहीं लिया जब वो परमानेंट एलिमोनी डिसाइड की थी। तो यहाँ पर फिर पिटिशनर वाइफ ने अपने फिक्स डिपॉजिट थे वो 25 लाख के बताए थे, 2 रिकरेंट डिपॉजिट थे 24,000 के थे, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स थे वो सो अमाउंट का था, PF बैलेंस भी सो अमाउंट का था, और बैंक अकाउंट्स में जो अमाउंट था वो सो अमाउंट बताया था। और पिटिशनर हस्बैंड ने यह कहा था कि उन्होंने 12 लाख रुपया 12 लाख रुपया मैरिज के बाद दे दिया था। और पिटिशनर वाइफ ने डिस्क्लोज किया था कि एनुअल इनकम अप्रोक्सीमेटली उनकी 5 लाख है, और पिटिशनर वाइफ ने कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिया था कि वो प्रूव कर सके एग्जैक्ट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वो अपने मैट्रिमोनियल होम में ले रही थी। तो यहाँ पर यह भी नोट किया था कि एक्स वाइफ थी जो रिस्पोंडेंट हस्बैंड की, वो 19 साल का उनका रहा था, मींस मैरिज रही थी, और 2 चिल्ड्रन भी वेडलॉक से हुए थे, और उनको जो वेल्थ मैरिटल एसेट्स और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो प्रिवेलिंग लॉज थे वर्जीनिया USA के। और यहाँ पर इस केस में मैरिज जो हुई थी पिटिशनर वाइफ की और रिस्पोंडेंट हस्बैंड की वो 6 महीने तक की चली, तो हार्डली 3 से 4 महीने रहे थे, और कोई चाइल्ड भी बॉर्न नहीं हुआ था इस वेडलॉक में। पहली वाली मैरिज में 2 चाइल्ड बताए थे। और यहाँ पर एलिमोनी डिसाइड करते समय पिटिशनर वाइफ की, तो ये कोर्ट ने यहाँ पे बताया था कि जो उनका जो स्टेटस है वो इक्वेट नहीं किया जा सकता एक्स वाइफ ऑफ द रिस्पोंडेंट हस्बैंड के साथ जो हुआ था पहले। तो यहाँ पर परमानेंट एलिमोनी की एक चीज डिसाइड की थी। यहाँ पर ये भी कहा गया था कि कोई डिस्प्यूटेड नहीं था पिटिशनर वाइफ और रिस्पोंडेंट हस्बैंड की। उन्होंने पिटिशनर को प्रेफर किया था म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के अंदर, सेक्शन 13B के अंदर जब लगाई गई थी, तब पिटिशनर वाइफ ने एग्री हो गई थी, वो 8 करोड़ जो है वो परमानेंट एलिमोनी के तौर पर लेने को तैयार हैं। और ये पिटिशनर लेकिन डिसमिस हो गई थी 29 अगस्त 2022 को इस ग्राउंड पे, क्योंकि वो 1 साल से सेपरेटली नहीं रहे थे, इसलिए वो पिटिशन प्री मेच्योर थी। और एफिडेविट्स और एसेट्स को प्रसू करने के बाद ये भी उपाय कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था उस केस में कि उनको पास इतना अमाउंट गोल्ड है, 2 किलोग्राम ऑफ सिल्वर है सो, और पिटिशनर वाइफ ने इनकी जो वैल्यू मेंशन नहीं की थी, और कॉस्ट ऑफ गोल्ड जो उस समय का था वो बताया गया था, सिल्वर का था वो बताया गया था, फिर रेजिडेंशियल राइट्स पे भी बताया गया था। उस पैराग्राफ 54 में बताया था कि जो पिटिशनर वाइफ ने अपनी एप्लीकेशन में बताया था कि उनका जो करंट एड्रेस जो है सो जगह पे है, जो कि एक मैट्रिमोनियल हाउस है, और रिस्पोंडेंट के मुताबिक वो जो हाउस बताया गया था वो उनके ओल्ड एज फादर का था, वो उनका मैट्रिमोनियल हाउस नहीं था। और मैट्रिमोनियल का जो पिटिशनर वाइफ का जो ओरिजिनल जो रेजिडेंशियल फ्लैट है वो सो जगह पे था, और उन्होंने रेंट पे दिया हुआ था, उनसे उनका रेंट ले रही थी, और इसलिए वो अपने घर में रह सकती हैं। अगर वो अपने घर में रहेंगी तो वो इनकम फ्रॉम द रेंट नहीं मिलेगा उनको, इसलिए उन्होंने
क्योंकि अब उनके पास खुद का एक घर है, तो इसलिए कोई प्रोविजन नहीं है कि वो सेपरेट रेजिडेंस ले। तो अमाउंट ऑफ परमानेंट एलिमोनी थी वो 2.5 लाख। उसने बताया था कि मंथली डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन उनकी इतने अमाउंट की, और मंथली इनकम उनकी 55,000 है। तो ये मंथली रेंटल भी ले रही हैं, क्वांटम ऑफ परमानेंट ले रही। तो उस केस में तो इनको बताई गई थी या तो 2 लाख रुपए परमानेंट एलिमोनी जो पर मंथ के हिसाब से इनको वो मिलनी चाहिए, मेंटेनेंस मिलनी चाहिए, या फिर 10 करोड़ का जो प्रॉपर बताया गया था अमाउंट की परमानेंट एलिमोनी पे। तो ये सबमिशंस दिए थे वहां पे, मतलब ऑर्डर्स में फैमिली कोर्ट ने ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डर के फॉर्म में भेज के रेफर किया था, मींस जो एज पर द डायरेक्शन दी थी माननीय कोर्ट ने। अब यहाँ पर बताया कि पेटिशनर ने कोर्ट ने अपने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दी कि पेटिशनर ने का पास अपना फ्लैट है और मंथली रेंटल इनकम भी ले रही है जो कि 27,000 रुपए पर मंथ है, और इंटरेस्ट भी आ रहा है उनका फिक्स डिपॉजिट पे। तो ये इकोनॉमिकली इम्पावर्ड नहीं है। तो ये पेटिशन जो फाइल की है पार्टीज ने, उसमें डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मांगी थी, प्रेयर मांगी थी, डिग्री ऑफ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। तब रेस्पोंडेंट ने 8 करोड़ की एग्री करने को तैयार थे, 8 करोड़ रुपए एलिमोनी के देने को तैयार थे। तो फैमिली कोर्ट ने असेस किया 10 करोड़ जो क्वांटम ऑफ मेंटेन एलिमोनी है और उसको मिलने पेटिशनर को एंटाइटल्ड है। और साथ में हम यहाँ कोर्ट ने उस फाइंडिंग्स को फैमिली कोर्ट की जो पुणे की जो फैमिली कोर्ट थी उनकी जो फाइंडिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया, और साथ में कोर्ट ने कहा कि एडिशनल 2 करोड़ भी मिलना चाहिए टू बी पेड टू दी पेटिशनर, ताकि वो एक अनदर फ्लैट है वो अक्वायर कर सके जो अगर वो इंटरेस्टेड है। तो इसलिए साथ में डायरेक्शन भी दे दी पेटिशनर को कि वो फादर इन लॉज का जो फ्लैट्स हैं वो वेकेट कर दे, क्योंकि उन्होंने प्रेजेंटली एक पुणे में और भोपाल में ऑक्यूपाई किया हुआ, अगर उन्होंने वेकेट नहीं किया तो टोटल 12 करोड़ की परमानेंट एलिमोनी पेटिशनर को अमाउंट अवार्ड की थी कोर्ट ने बाय द रिस्पोंडेंट। उन्होंने कहा कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगी सारे क्लेम्स की ऑन द रिस्पोंडेंट एंड हिज फैमिली। और साथ में कहा कि रिस्पोंडेंट और उनकी फैमिली जो है वो डिमांड नहीं करेंगे, कोई भी रिटर्न ऑफ अमाउंट होगा जो उन्होंने पेटिशनर को दिया, या ज्वेलरी ज्यादा वैल्यूएबल्स जो उन्होंने गिफ्ट दी थी पेटिशनर को। और इसलिए कंक्लूजन ये निकला कि जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी रिस्पोंडेंट हस्बैंड की अंडर आर्टिकल 142 की वो अलाउड की, और मैरिज जो पार्टीज की थी पेटिशनर और रिस्पोंडेंट की वो डिसॉल्व कर दी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इरिवर्टेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। और क्रिमिनल केसेस थे और कॉन्सिक्वेंशनल प्रोसीडिंग्स थी रिस्पोंडेंट हस्बैंड की अराइज हुई थी जो FIR नंबर सो एंड सो से, उसे भी जो सो एंड सो जगह थी उसे जो पेटिशनर ने फाइल की थी उसे क्वैश कर दिया। और फर्दर जो क्रिमिनल और प्रोसीडिंग्स अराइज हुई थी FIR नंबर सो एंड सो जो फाइल्ड की थी पेटिशनर की ने अगेंस्ट सो एंड सो के जो ऑफेंसेस थे सो एंड सो उसको भी क्वैश कर दिया। और रिस्पोंडेंट जो को डायरेक्शन दी कि वो पे करें 12 करोड़ रुपया जो विद इन द पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम टुडे, और अंडरटेकिंग भी जो है फाइल कर दें कोर्ट में 2 वीक्स फ्रॉम टुडे। और लिटिगेशन जो चार्जेस थे वो 3 लाख रुपए थे वो परमानेंट एलिमोनी के साथ दिए जाएं, और ये डायरेक्शंस आई थी। और पेटिशनर जो है वो वेकेट कर देंगे फ्लैट जो उन्होंने पुणे भोपाल में 2 मंथ्स के अंदर फाइल जो ऑक्यूपाई किया हुआ है, और जो सो एंड सो जगह फ्लैट्स के बारे में बताया हुआ था। और ट्रांसफर एप्लीकेशन जो थी इसको इसी डायरेक्शंस के साथ डिस्पोज कर दी, और ये जजमेंट आई थी 19 दिसंबर 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।